हेलो बच्चे, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया आए एंड उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना रूल जमाया एंड पॉलिटिकल कंक्वेस्ट तो उन्होंने की ही की, उसके साथ साथ क्या पॉलिसीज वगैरह इंट्रोड्यूस की, क्या इम्पैक्ट रहा ब्रिटिश रूल का, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का इंडिया के ऊपर। अब इन सारी चीज़ों का एक कंबाइंड इफेक्ट क्या था कि इंडिया के लोग ऑफ कोर्स दे वर ऑप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश रूल, ऑफ कोर्स दे वर oppressed by the system that was introduced by East India Company in India। तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये था, ऑन वन हैंड तो हमने कल की क्लास में लास्ट में हमने देखा था कि इंडियंस अपनी सोसाइटी को अंदर से थोड़ा रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो ब्रिटिश बोल रहे हैं कि यार तुम्हारी सोसाइटी अच्छी नहीं है, तुम्हारी सोसाइटी बैकवर्ड है, उसे हम काउंटर कर सकें। पॉलिटिकल लेवल पे उसका रिस्पॉन्स क्या था, मिलिट्री लेवल पे उसका रिस्पॉन्स क्या था। तो काफी सारी छोटी छोटी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रिवोल्ट्स होती हैं अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। जैसे जैसे ब्रिटिश रूल एक्सपैंड करता है वैसे वैसे छोटी छोटी लोकलाइज्ड रिबेलियंस भी होती रहती हैं इसी ब्रिटिश रूल के खिलाफ। लेकिन इन्हीं रिबेलियंस में सबसे जो बड़ी रिबेलियन थी, सबसे जो इंपॉर्टेंट रिबेलियन है, दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, हम उन लोकलाइज्ड पेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला टॉपिक है, इसे हम 4 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट क्या रहे, कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द रिवोल्ट क्या रहे वो देखेंगे हम। देन डिबेट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द रिवोल्ट, कि क्या ये सिर्फ एक स्पॉय म्यूटिनी थी, क्या सिर्फ ये मिलिट्री रिवोल्ट थी या जनरल रिवोल्ट थी, आम लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, क्या ये फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस थी या नहीं। ये जो डिबेट है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे एंड लास्ट में हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्ट देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में एक फंडामेंटल चेंज आता है आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। तो वन बाय वन इन्हें हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब ये जो कॉजेज हैं इन्हें हम डिफरेंट क्लासेस में, जैसे डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने में हमारी हेल्प करता है। पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट क्या हैं, इकोनॉमिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट क्या हैं, देन सोशो रिलीजियस कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट क्या हैं। अब रिवोल्ट स्टार्ट कहाँ से होती है, मिलिट्री में, स्पॉय म्यूटिनी की तरह एक स्टार्ट होती है, मिलिट्री छावनियों में पहले विद्रोह स्टार्ट होता है। तो मिलिट्री कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट क्या है, एंड लास्ट मतलब इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट क्या है, कि वो कौन सा इवेंट है जिसने ट्रिगर की तरह काम किया, स्पार्क की तरह काम किया, जहां से ये म्यूटिनी स्टार्ट होती है। तो डिफरेंट हेड्स में हम क्लासीफाई कर देते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर हम स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखना चाहते हैं तो हेडिंग्स वगैरह बना के लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट की बात करें, जितने भी कॉजेज हैं, अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर समझ आए हैं, इससे प्रीवियस पीरियड पिछले 100 साल की हिस्ट्री अगर आपको समझ आई है तो कॉजेज तो जस्ट ऐसे गो थ्रू करने बहुत इजीली रहेंगे, बस पढ़ने की ही बात है, समझ तो ऑलरेडी आपको आया हुआ है। पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, अब अंग्रेज बाहर से आते हैं एंड एलियन पावर होने के बावजूद इंडिया में अपना पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एंड इम्पोर्टेंट जो इंडियन पावर्स थी उन्हें ब्रिटिश हरा देते हैं। जो इम्पोर्टेंट इंडियन रूलर्स थे जिनका दबदबा था इंडियन सोसाइटी के ऊपर, उन्हें ब्रिटिश हरा देते हैं एंड इमर्ज करते हैं एज द सुप्रीम पावर, जो अब हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। अब काफ़ी सारी उन्होंने पॉलिसीज भी अडॉप्ट की इस अपने कंक्वेस्ट के प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए। डायरेक्ट कंक्वेस्ट भी कर रहे थे, इनडायरेक्ट रूल भी कर रहे थे लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू। देन लेटर ऑन हमने देखा था कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस की थी 1848 में। इसके तहत जो रूलर्स, जो टेरिटरीज पहले ब्रिटिश के इनडायरेक्ट कंट्रोल में थी, चाहे वो लॉयल टू द ब्रिटिश थी, उन्हें भी डायरेक्ट कंट्रोल में लेने की कोशिश की गई। द आइडिया वॉज कि अगर आपका नेचुरल सक्सेसर नहीं है, बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, तो अडॉप्टेड बेटे को आपको गद्दी नहीं पास करने देंगे, रादर आपकी स्टेट को अनेक्स कर लिया जाएगा ब्रिटिश डोमिनियंस में। हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में। चलो मुझे बताओ कि विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी अनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बताया था मैंने आप लोगों को।
फर्स्ट स्टेट टू बी annexed by the application of this doctrine? सतारा इन 1848, याद रखेंगे। इसी तरह से मैंने आपको बताया था वो पहली स्टेट कौन सी थी जिसने सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटी साइन की थी ब्रिटिश के साथ लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर। 1798 में हैदराबाद वॉज द फर्स्ट स्टेट। तो ये फैक्ट वगैरह आप ध्यान में रखेंगे। तो डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज द मोस्ट हेटेड पॉलिसी। उसका कारण ये था कि अब प्रिंसेस सिक्योर नहीं थे, इंडियन रूलर सिक्योर नहीं थे कि कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि बायोलॉजिकल बेटा ना हुआ कि ये लोग तो हमारा राजपाट ही ले लेंगे। तो उसने एक इनसिक्योरिटी सी पैदा की इंडियन माइंड्स में। हमने रानी झांसी की बात की थी। रानी झांसी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। उनका ग्रीवेंस डायरेक्टली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिलेटेड था कि अडॉप्टेड बेटे को गद्दी उनकी रिकॉग्नाइज नहीं की गई थी, उनका टीका रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। सो शी बिकेम द डायरेक्ट ओपोनेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। एंड ये जो पॉलिसी थी कि अडॉप्टेड बेटों को गद्दी नहीं हम पास होने देंगे, सिर्फ गद्दी तक ही सीमित नहीं थी, पेंशन्स में भी ये चीज ट्रू थी। हमने देखा था केस ऑफ नाना साहेब। नाना साहेब कौन थे? पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड बेटे थे। उनका बायोलॉजिकल सक्सेसर था नहीं कोई, तो उनके अडॉप्टेड बेटे थे। पेशवा बाजीराव टू को जो पेंशन देती थी ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पेंशन देने से मना कर दिया था लॉर्ड डलहौजी ने कि आप तो अडॉप्टेड बेटे हो, आपको किस बात की पेंशन। सो नाउ दिस मेड, इसकी वजह से नाना साहेब दुश्मन बन गए ब्रिटिश के। एंड नाना साहेब वाज एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट फ्रॉम द कानपुर रीजन। अब पहला तो एक जैसे यही हमारे दिमाग में आता है कि नाना साहेब मराठास के लीडर होने चाहिए, पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड बेटे थे, कानपुर में इन्होंने कैसे रिवोल्ट की कमान संभाली। तो हमने डिस्कस किया था कि बाजीराव टू को बिठूर में पेंशन ऑफ कर दिया गया था। बिठूर इज अ प्लेस नियर कानपुर। तो नाना साहेब फिर कानपुर वाले रीजन में रिवोल्ट की कमान संभालते हैं। लॉस ऑफ रॉयल टाइटल्स, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस किया था कि बहादुर शाह जफर, जो कि उस टाइम के मुगल एम्परर थे, कंटेम्पररी मुगल एम्परर थे, बहादुर शाह जफर के जो सक्सेसर्स होंगे उन्हें एम्परर का टाइटल नहीं मिलेगा, उन्हें शहंशाह का टाइटल नहीं मिलेगा। दे वुड सिंपली बी नोन एज राजास, दे वुड सिंपली बी नोन एज प्रिंसेस। जैसे और इतने सारे प्रिंसेस हैं इंडिया के, वैसे ही मुगल प्रिंसेस हैं। अब ये चीज मुगल साइकी, मुगल पावर एंड प्रेस्टीज पे तो हिट कर ही रही है, जनरल इंडियन साइकी पे भी हिट कर रही है कि भाई इंडियंस एट लार्ज, चाहे ऑटोनॉमस किंगडम्स उस टाइम पे एग्जिस्ट करते हो, चाहे रीजनल किंगडम्स, सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम्स एग्जिस्ट करते हो, लेकिन फिर भी मुगल एम्परर एक सिंबल ऑफ यूनिटी सा था। इतने टाइम से मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बावजूद मुगल एम्परर को कंटिन्यू क्यों किया जा रहा था? पहले मराठास के पास इतनी पावर थी, उन्होंने भी मुगल एम्परर को पोजीशन से हटाया नहीं, उसको उसकी पोजीशन बरकरार रखी। उसके बाद 1802 ऑनवर्ड्स ब्रिटिश का पेंशनर बन गया मुगल एम्परर। ब्रिटिश ने मुगल एम्परर को हटाया नहीं, उसे कंटिन्यू रखा भी, चल तू अपनी गद्दी पे बैठा रहे, तेरे ऑफिस की एक गरिमा है, लोगों में तेरे प्रति एक रिस्पेक्ट है, तो उसकी हम कदर करते हैं, तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन 1857 में लॉर्ड कैनिंग अनाउंस कर देते हैं कि बहादुर शाह जफर के बेटों को हम शहंशाह का, एम्परर का टाइटल नहीं देंगे, वो सिंपली प्रिंसेस, दे वुड बी नोन एज प्रिंसेस। ना ही उन्हें दिल्ली के लाल किले में रहने दिया जाएगा, वो कहीं और उन्हें जगह दे देंगे, वहां पर अपना एंजॉय कर सकते हैं लाइफ, लेकिन लाल किले से मतलब दे वुड नॉट बी अलाउड टू लिव इन रेड फोर्ट। अब ये चीज भी इंडियंस की प्रेस्टीज को हिट कर रही थी, पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट में शामिल है ये। देन द एनेक्सेशन ऑफ अवध। हमने कंक्वेस्ट की कहानी में देखा था कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद से Awadh had aligned itself with East India Company. Awadh was very friendly with East India Company. East India Company को हर तरह के फेवर्स भी दे रही थी अवध की सरकार। East India Company को सोल्जर्स भी प्रोवाइड कर रही थी। East India Company को ट्रेडिंग प्रिविलेजेस वगैरह भी दे रही थी। इंडिगो एक्सपोर्ट हो रहे थे, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हो रहे थे, इतना कुछ प्रोवाइड किया जा रहा था अवध से। जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बोलती थी वैसा ही अवध की सरकार करने के लिए तैयार भी हो जाती थी। इवन देन in 1856 लॉर्ड डलहौजी अनेक्स कर लेते हैं अवध को।
वो भी बहुत ही जाली से ग्राउंड्स के ऊपर कि जी मैं तो अवध के लोगों का भला चाहता हूँ। अवध के नवाब ने कुछ भी एंटी कंपनी नहीं किया था, लेकिन ग्रीड नोज नो बाउंड्स। तो लॉर्ड डलहौजी एक फ्रिवलस सा प्रिटेक्स्ट बना के कि बिकॉज नवाब वाजिद अली शाह ने अपने लोगों को बहुत तड़पाया हुआ है, बहुत ऑप्रेस किया हुआ है, इसलिए लोगों का उद्धार करने के लिए मैं अवध को नेक्स्ट कर रहा हूँ। पीपल कुड एक्चुअली सी कि यार कितने ये फ्रिवलस से ग्राउंड्स है। सिंध में भी खैर उन्होंने यही किया था, लेकिन सिंध चलो थोड़ा सा साइड पे था, तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा था हमारी साइकी को, द इंडियन साइकी एट लार्ज। अवध इफेक्ट कर रहा था। अवध के और भी मतलब अनेक्सेशन ऑफ अवध के और भी मल्टीपल डायमेंशन से हम देखेंगे कि बार बार हम ये अनेक्सेशन ऑफ अवध को डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल कॉजेस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिस्पाइट बीइंग लॉयल टू द ब्रिटिश, Still the state of Awadh was annexed and that also on very frivolous ground। अब इसने क्या किया कि इंडियन प्रिंसेस के मन में एक इनसिक्योरिटी पैदा कर दी कि हम ऐसा क्या ही कर लें कि ब्रिटिश हम ब्रिटिश के लाइक मिलिट्री एक्शन से बच पाए। जब उन्होंने अनेक्स करना है तो उन्होंने अनेक्स कर ही लेना है, तो हम सिक्योर नहीं है इस सिस्टम में। और भी इसके एनेक्सेशन ऑफ अवध के डायमेंशन है, हम करते रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में भी आएगा, इकोनॉमिक कॉजेज में भी आएगा, मिलिट्री कॉजेज में भी आएगा एनेक्सेशन ऑफ अवध। लास्टली हम कह सकते हैं द वेरी कंसेप्ट ऑफ फॉरेन रूल। द ब्रिटिश दे वर फॉरेनर्स इन दिस लैंड। उनका सिस्टम अलग था, उनका कल्चर अलग था, ऑफ कोर्स वो दिखते भी अलग थे, प्लस उनकी जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की हुई थी उन्होंने, रेशियल सेग्रीगेशन की पॉलिसीज, वो अपने आप को सुपीरियर बोलते भी थे एंड बिहेव भी इसी तरह से करते थे। द वेरी कंसेप्ट ऑफ फॉरेन रूल। अब ये चीज भी पॉलिटिकल कॉजेस में क्यों लिखी है मैंने, ये हमारी पास को, इंडियन पास को बक करती थी कि कोई फॉरेन पावर आके हमारे ऊपर कंट्रोल करके बैठी हुई है, हमारे हाथ में हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। मूविंग ऑन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। अब जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया आके, जिसमें हमने देखा था कि इंडियंस के पास कोई पावर नहीं थी, रूलिंग लेवल पे तो नहीं थी, इंडियंस वर नॉट एट ऑल इन्वॉल्व्ड एट द टॉप लेवल एज फार एज द गवर्नेंस ऑफ देयर ओन कंट्री वाज कंसर्न्ड। ऑफ कोर्स गवर्नर जनरल था, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वो अपनी मर्जी से जो चाहे इंडिया के कंटेक्स्ट में फैसला ले लेते थे। नो इंडियन ओपिनियन वाज कंसल्टेड। उस लेवल पे तो भूल ही जाओ, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। इवन लोअर लेवल पे वी हैड नो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। सिविल सर्विसेज की बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हमने देखा था कि दो लेवल्स पे सिविल सर्विसेज को डिवाइड कर दिया गया, द कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, द अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, हायर एंड द लोअर सिविल सर्विसेज। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू बी एडमिटेड इनटू द हायर सिविल सर्विसेज। सिर्फ लोअर अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में इंडियंस एडमिट किए जा सकते थे। फिर ये डिस्क्रिमिनेशन इतनी ऑन दी फेस ऑफ इट थी कि उनकी जो यूरोपियन ऑफिसर्स होते थे उनकी सैलरी ज़्यादा होती थी, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होती थी, उन्हें अच्छे घर मिलते थे, उन्हें अच्छे अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस वगैरह मिलते थे जो कि इंडियंस को नहीं मिलते थे। द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन, ये भी इंडियंस के कंटेक्स्ट में बहुत कम प्रमोशन का स्कोप था। बहुत लंबी 20-30 सालों की सर्विस के बाद भी इंडियंस होप नहीं कर सकते थे कि वो हायर रैंक्स पे प्रमोट कर दिए जाएं। उनका लाइक एक कैप होता था कि मैक्सिमम वो इसी रैंक पे, अमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक अमीन रैंक तक ही वो राइज कर सकते थे, उसके बाद वो हायर रैंक पे नहीं जा सकते थे। एंड ये चीज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में और भी ज्यादा ट्रू थी। Irrespective of the skill of the soldier, irrespective of the leadership qualities of the soldier, कभी भी इंडियन सोल्जर को सूबेदार से ऊपर रैंक में प्रमोशन ही नहीं मिली। सूबेदार वाज द हाईएस्ट रैंक दैट इंडियंस कुड एस्पायर फॉर। एंड यूरोपियन सोल्जर्स मतलब ऑफिसर ग्रेड में तो लाइक बिल्कुल भी इंडियंस की एंट्री अलाउड नहीं थी। तो देयर वाज वेरी लिटिल स्कोप ऑफ प्रमोशन and the service conditions were also discriminatory to the Indians. अब इस context में एक famous statement है, even though a person could have the military genius of Hyder Ali, but he could still not aspire to achieve a rank after 30 years of loyal service, which would prevent him from the insults of a fresh ensign from England. लाइन थोड़ी सी लंबी होगी, मतलब कोट एंड कोट नहीं कर रहा, वैसे ही लाइक कन्वे कर रहा हूँ, आइडिया आप समझो। बंदा कितना भी लाइक कैपेबल क्यों ना हो, हैदर अली जितना मिलिट्री जीनियस क्यों ना हो उसके अंदर, लेकिन
इवन आफ्टर 30 years ऑफ लॉयल सर्विस, उसकी सर्विस उसे उस मुकाम पर नहीं पहुंचाती कि जो कि उसे एक फ्रेश रिक्रूट आता है लंदन से, उसकी इंसल्ट से उसे बचा पाए। वो एक फ्रेश 18 साल का लड़का आके भी एक 20-30 साल जिसने लॉयली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्व किया होता है, उस बंदे को आके गालियां निकाल देता है एंड लाइक द थिंग्स वर फाइन, कि ऐसे ही होता है, भी ऐसे ही चलता आया है, तुम साला गुलाम लोग हमारी जूती के नीचे ही रहोगे। मतलब वो सारी चीजें, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इट वाज द रियलिटी ऑफ दोज टाइम्स। देयर वाज अ सीलिंग ऑन द हाईएस्ट रैंक दैट इंडियंस कुड अचीव, हमने डिस्कस किया। अब अनेक्सेशन ऑफ अवध आ गया फिर से अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। ये क्या एस्पेक्ट है अनेक्सेशन ऑफ अवध का? जब अवध को अनेक्स कर लिया गया तो अवध के जो लोकल जमींदार थे, हमने देखा था कि मुगल टाइम्स में भी एंड नवाबी टाइम्स में भी, जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर हो गया था एंड रीजनल किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो सरकारें जो होती थी, नवाब जो होते थे, मुगल एम्परर्स जो होते थे अपने अपने टाइम पे, ये सारा रेवेन्यू खुद थोड़ी कलेक्ट करते थे, या स्टेट के ऑफिसर्स थोड़ी होते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। एक लेवल तक ही स्टेट के अफसर होते थे, उसके नीचे तो होते थे जमींदार, लोकल रूरल एलिट्स, ये लोगों से जाके टैक्सेस कलेक्ट करते थे एंड इनका एक दबदबा था रूरल सोसाइटी के ऊपर। ये लोकल लेवल पे रूरल एलिट्स थे, सरकारी अफसर नहीं थे, लेकिन सरकार इन्हें बोलती थी कि आप हमारे बिहाफ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर लो। अब जिसको सरकार ने बोल दिया हमारे बिहाफ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर लो, तो काफी अथॉरिटी भी वील्ड करते थे कि सच रूरल एरियाज में, लोकल एरियाज में इनकी अथॉरिटी, इनका नाम चलता था, इनकी पावर होती थी। इनके पास कुछ फौजें भी होती थी लोकल से लेवल पे, जिनकी मदद से लेट्स से कि कुछ इन्होंने बंदे रखे होते थे, अगर कोई टैक्स नहीं देता था तो उन फौजों का इस्तेमाल भी कर लेते थे लोगों को कंपेल करने के लिए, आप टैक्स दो क्योंकि मैंने आगे सरकार को देना है। एंड अगर फिर भी लोग नहीं देते थे, फिर सरकार इनकी हेल्प करती थी, सरकार अपनी फौजें भेजती थी टैक्स निकलवाने के लिए। तो ये जमींदार शुरू से ही सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे, जिन्हें को ऑप्ट किया जाता था टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल। माइंडेड ये रेवेन्यू कलेक्टर्स थे। हमने परमानेंट सेटलमेंट की डिस्कशन करते हुए भी मैंने आपको बताया था, जमींदार तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट से पहले जितने भी जमींदार थे वो उनके पास सिंपली रेवेन्यू कलेक्ट करने की अथॉरिटी थी, वो मालिक नहीं थे, पर फिर भी काफी अथॉरिटी थी, काफी इनका रोब रुतबा था रूरल सोसाइटी में। अब इन्हीं अवध के कंटेक्स्ट में इन्हीं जमींदार के लिए हम टर्म यूज करते हैं तालुकदार। आप ये टर्म ध्यान में रखेंगे, ये जमींदार के लिए लोकल लेवल पे जो रेवेन्यू कलेक्टर्स हैं उनके लिए ही ये टर्म यूज की जाती है अवध के कंटेक्स्ट में। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज किस तरह से बना, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज किस तरह से बना एनेक्सेशन ऑफ अवध। ब्रिटिश ने अवध को अनेक्स करने के बाद ये जो क्लास ऑफ तालुकदार एग्जिस्ट कर रही थी, क्लास ऑफ लोकल जमींदार एग्जिस्ट कर रही थी, जिनके पास पावर थी, प्रेस्टीज थी, अथॉरिटी थी, इस क्लास को कर दिया डिस्पोजेस कि आज से तुम्हारी कहानी खत्म, आज से तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, कोई तुम्हारे पास रोब रुतबा नहीं है, जो भी तुम्हारी पावर्स हैं वो लाइक आज से हमारी पावर्स हैं। अब ये एक पावरफुल लोकल क्लास थी, ये ऑफेंड हो जाते हैं ब्रिटिश की इस एक्टिविटी से। जो नवाब के लेवल पे जो ग्रीवेंस थी वो तो हमने पॉलिटिकल कॉज में डिस्कस कर लिया, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे दिक्कत थी वो डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज इतने सारे तालुकदार को उन्होंने डिस्पोजेस कर दिया, ये तालुकदार बन गए ईस्ट इंडिया कंपनी के दुश्मन। एंड इसीलिए अवध वॉज द नर्व सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन रिवोल्ट ऑफ 1857 में अवध वाले रीजन से आया है, लखनऊ वाले रीजन से आया है, क्योंकि वहां लोकल सपोर्ट था। वहां ये जो रूरल एलिट्स थे वो लोग थे जिनका रूरल सोसाइटी के ऊपर थोड़ा सा दबदबा था, ये लोग लीड कर रहे थे रिवोल्ट को, मतलब लोकल लेवल पे। मतलब टॉप लेवल पे भी रिवोल्ट हो रही है, जो बेगम हजरत महल है वो लीड कर रही है रिवोल्ट को लखनऊ से, लेकिन लोकल लेवल पे भी ये तालुकदार रिवोल्ट लीड कर रहे हैं। इवन व्हेन द टॉप लेवल हैड मेड पीस विद द ब्रिटिश, रिवोल्ट चलता रहता है अवध में, क्योंकि लोकल लेवल पे ये लोग अपनी रिवोल्ट कंटिन्यू करते हैं।
तालुकदार भी अल्टीमेटली मतलब पीस कर लेते हैं कि ब्रिटिश इन्हें बोल देती है कि भाई तुम्हारी जमींदारियां तुम्हें वापस दे जाएंगी, टेंशन ना लो, तो ये लोग भी पीस साइन कर लेते हैं। रिवोल्ट चलता रहता है अवध में। अब लोग कंटिन्यू करते हैं कि चाहे रानी ने कर लिया हो, चाहे हमारे तालुकदार ने पीस कर लिया हो ब्रिटिश के साथ, लेकिन हमारे अपने पर्सनल ग्रीवेंसेज हैं, हम अपना रिवोल्ट जारी रखेंगे। वो पर्सनल ग्रीवेंसेज क्या थे वो इकोनॉमिक कॉजेज में डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रिटिश ने जैसे जैसे हमने डिस्कस किया कि उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया, तो उन्होंने एक जुडिशियल सिस्टम सा भी इस्टेब्लिश किया। प्रॉपर उन्होंने रिटन लॉज का सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, कोर्ट्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, एंड प्रॉपर जैसे पार्टीज होंगी, वकील होगा, सुना जाएगा, तारीख मिलेगी। अब ये प्रॉपर जो जुडिशियल सिस्टम जिसे हम आज जानते हैं वो वाला सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। Now the problem was that this system was quite perplexing for the local population at that point of time. लोगों को समझ ही नहीं आता, मतलब जस्टिस डिस्पेंस करना सोवरेनिटी का एक एट्रीब्यूट माना जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो राजा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अब यहाँ पर जाना पड़ रहा है कोर्ट्स में, कोई वकील किए जा रहे हैं, अलग ही सिस्टम ऑफ लॉज है, सिस्टम उन्हें समझ नहीं आ रहा है, लॉज उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं, एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है, वकील हायर करना है, डिस्टेंट प्रोसेस भी है, जस्टिस ऑल्सो बिकेम डिस्टेंट। टाइम वाइज तो ज्यादा टाइम लग ही रहा है कि तारीख पे तारीख डल रही है, पीपल आर लाइक नॉट गेटिंग टाइमली जस्टिस। जस्टिस एक्सपेंसिव भी हो गया, जस्टिस डिस्टेंट भी हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि लाइक हर जगह पर कोर्ट्स खुली हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोडल पॉइंट्स पे कोर्ट्स होती थी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में कोर्ट्स होती थी, तो लोगों को वहां जाना पड़ता था अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह है। तो लोग इस जुडिशियल सिस्टम को अच्छे से पहले इनिशियली अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसा राजा है जो लाइक जस्टिस ही इंस्टेंटली नहीं डिस्पेंस कर पा रहा। तो दिस जुडिशियल सिस्टम वाज आल्सो एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड परप्लेक्सिंग फॉर द आम जनता। तो ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। नाउ मूविंग ऑन टू द इकोनॉमिक कॉजेज। हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल क्या रहा, उनकी एग्रेरियन पॉलिसीज की वजह से, उनकी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पॉलिसीज की वजह से। एग्रेरियन पॉलिसी में जैसे हमने सिस्टम्स ऑफ लैंड रेवेन्यू किए थे, तो चाहे कोई भी सिस्टम हो, अल्टीमेटली द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स दे लेड टू ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्री। लोगों के ऊपर तो अत्याचार ही हो रहा था, चाहे जमींदारी सिस्टम हो, चाहे रैयतवारी सिस्टम हो। मालवारी सिस्टम अभी उन एरियाज में कम था, तो लोगों के ऊपर तो ऑपरेशन हो ही रहा था। इन जनरल हमने देखा था दोनों ही सिस्टम्स में, जमींदारी एंड रैयतवारी सिस्टम्स में, दी arm peasants, the peasants, they were always in debt, they were in the clutches of the money lenders। तो ये डायरेक्टली रिलेट कर पा रहे थे कि जो सिस्टम ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का, उसकी वजह से वी आर इन द साइकिल ऑफ डेट एंड इट इज लीडिंग टू डिस्पोजेशन। ये वाला भी सिस्टम था। पहले क्या होता था, जैसे जमींदार वगैरह हमने डिस्कस किया, अगर कोई रेवेन्यू नहीं देता था तो फिजिकल कॉर्शन वगैरह वो एक्सरसाइज कर लेते थे, मारपीट देते थे, लेकिन ऐसा डिस्पोजेस नहीं किया जाता था, लैंड से इविक्ट नहीं किया जाता था कि तुम्हें कंटिन्यू करने दिया जाता था लैंड के ऊपर, चल तू करता रहा, थप्पड़ थप्पड़ मार दिए, थोड़ा जेल में बंद कर दिया, या लाइक ऑल तरह का टॉर्चर एंड फिजिकल ऑपरेशन किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर डिस्पोजेशन ऑफ लैंड होनी स्टार्ट हो गई है कि बड़े बड़े जमींदार को भी निकाला जा रहा है, आम पेजेंट को तो निकाला जा ही रहा है कि अगर उसने मौके पे रेंट, अगर उसने टाइम पे रेंट नहीं दिया, रेवेन्यू नहीं दिया, तो peasant as a class was most offended by the policies, the agrarian policies of the British। फिर हमने देखा था कि British commercial policy, it also led to de-industrialization of India, destruction of Indian handicrafts industry and artisans। हमने काफी डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया है, लेकिन एक और एस्पेक्ट आज हम इसका डिस्कस करते हैं। लाइक वो सारी बातें तो हैं ही हैं, लाइक यू कैन वेरी वेल एक्सप्लेन दिस पॉइंट। जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ, चाहे एक्सप्लॉयटेशन बाय मर्चेंट कैपिटल से हो, चाहे एक्सप्लॉयटेशन बाय इंडस्ट्रियल कैपिटल से हो, उसके बाद ये आर्टिसंस, ये क्राफ्ट पर्सन्स क्या करेंगे, ये एग्रीकल्चर में एंगेज करना स्टार्ट कर देंगे। एग्रीकल्चर में पहले ही लैंड के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लैंड रेवेन्यू डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसने और ज़्यादा ये जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस था उसे और ज़्यादा एग्रीवेट कर दिया। किसने? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया ने। एंड इट वॉज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया।
देन अगर हम बात करें रिलीजियस एंड सोशल कॉजेस की, जिसके बारे में अगेन हमने कल की क्लास में काफी डिटेल में डिस्कशन की है कि ब्रिटिश ने इवेंचुअली धीरे धीरे करके इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, इंडियन रिलीजन्स में इंटरफियर करना स्टार्ट किया। 1813 ऑनवर्ड्स हमने डिस्कस किया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज वर फ्रीली अलाउड टू प्रीच क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। सो द मिशनरी एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश दे रेज्ड अ सस्पिशन इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस कि कहीं ये हमारे धर्म को डिस्ट्रॉय तो नहीं करना चाहते, हमारे दीन को डिस्ट्रॉय तो नहीं करना चाहते। इनकी मिशनरीज जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, दे ओपनली दे वुड क्रिटिसाइज इंडियन रिलीजन्स, हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करते थे, इस्लाम को क्रिटिसाइज करते थे, और भी रिलीजन्स को, सभी रिलीजन्स को क्रिटिसाइज करते थे, अपने रिलीजन को अच्छा बताते थे। ओपनली दे वुड क्रिटिसाइज द सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियंस। फिर 1856 में पास होता है रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। ये एक्ट क्या था? अब उस टाइम के जो ट्रेडिशनल हिंदू लॉ था, पर्सनल लॉ था, उसके तहत ऐसा था कि अगर कोई बंदा हिंदुइज्म का फोल्ड छोड़ के कोई और रिलीजन अडॉप्ट कर लेता है, लेट्स से इस्लाम अडॉप्ट कर लेता है या क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेता है, तो उसे फैमिली प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, एंड कोई हिस्सा नहीं मिलता था प्रॉपर्टी से। ऑफ कोर्स दिस वाज अ डिवाइस टू प्रिवेंट कन्वर्जन्स फ्रॉम हिंदुइज्म। लेकिन अब यहां पर ये एक्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियन कन्वर्ट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट पास हुआ था कि अगर कोई हिंदू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करता है तो उसे फैमिली इनहेरिटेंस से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, उसका फैमिली प्रॉपर्टी में जो हिस्सा बनता है वो बरकरार रहेगा। ये कहता है रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। अब ऑफ कोर्स जो कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी था वो ऑफेंड हो जाता है कि ये तो हमारे धर्म को ही भ्रष्ट करने पे उतारू हैं, ये तो हमारे रिलीजन से लोगों को लाइक दूर लेके जाने वाले हैं, कन्वर्जन्स को ये प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक्ट दिस वाज अ क्वाइट हेटेड एक्ट। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड मिशनरी स्कूल्स। अब ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल सा पॉइंट है, अदरवाइज अब ब्रिटिश ने तो ये सारी चीजें टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट उन्होंने पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड के साथ ही स्टार्ट की थी कि वेस्टर्न एजुकेशन होगी एंड रिफॉर्म्स वगैरह इंट्रोड्यूस होंगे, नया जो रैशनलिस्ट थॉट है वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अब इन सभी चीजों को कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी पॉजिटिवली नहीं देख रहा था। वो कह रहा था कि एंड कुछ हद तक इस बात में सच्चाई भी थी कि हमारे माइंड्स को कॉलोनाइज करने की कोशिश की जा रही है। फिर लाइक कॉमन स्कूल्स इस तरह से खोले जा रहे हैं, गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि इन अ वे लाइक ऑफ कोर्स इट वाज अ पॉजिटिव थिंग कि फीमेल एजुकेशन होनी चाहिए, एंड ब्रिटिश ने उस डायरेक्शन में स्टेप्स भी लिए हैं। लेकिन अब कंजर्वेटिव सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी दे वर ऑफेंडेड बाय सच एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश। इन जनरल उन्होंने जो रिफॉर्म्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे थे वो ऑफेंड हो रहे थे उन चीजों से। देन द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नाउ दिस वाज सो ऑन द फेस ऑफ इट कि मतलब इट वाज सो एविडेंट कि कुछ पोर्शंस ऑफ द टाउन्स होते थे जहां इंडियंस का जाना अलाउड नहीं है। कुछ सड़कें होती थी, जैसे शिमला की फेमस मॉल रोड के बारे में आपने सुना होगा, इंडियंस वर नॉट अलाउड टू वॉक ऑन दैट मॉल रोड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एवरी डे जो कन्वर्सेशंस वगैरह होती थी उसमें भी इंडियंस को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी, तुम बैकवर्ड हो, तुम्हें आता नहीं है, हम सुपीरियर हैं, तुम इन्फीरियर हो, इस तरह की। सो द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इट वाज ऑल्सो responsible, definitely it was responsible for resentment of Indians against the British। अब ये सारी जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीपल कॉजेज डिस्कस कर रहे हैं, ये हम वो कॉजेज डिस्कस कर रहे हैं जिससे इंडिया के लोग उखड़े हो गए, रिजेंटमेंट फील कर रहे थे, एंगर फील कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। इन्हीं सब कॉजेज का कंबाइंड इफेक्ट हो सकता है कि लाइक इन कलेक्टिविटी इन कॉजेज की वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ अल्टीमेटली। देन जैसे मैं डिस्कस कर रहा था सोशल लेजिस्लेशन, अब ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस में इंटरवीन कर रहे हैं, सती अबॉलिश कर दी, पॉजिटिव स्टेप था। लेकिन कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसे नहीं पॉजिटिवली ले रहा था कि ये बाहर वाले फॉरेनर्स कौन होते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे सोशल कस्टम्स में इंटरवीन करने वाले। विडो रीमैरिज इन्होंने अलाउ कर दी कि यार हम हमारा समाज जिस तरह से मर्जी चलाएं, ये हमारी मर्जी है, फॉरेनर्स थोड़ी बताएंगे कि ये करो ये ना करो। तो कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी इवन ऐसे जो प्रोग्रेसिव मेजर्स थे उनको नेगेटिवली देख रहा था। तो ये थे हमारे रिलीजियस एंड दी सोशल कॉजेस। देन मिलिट्री कॉजेस।
रिवोल्ट जैसा कि मैंने पहले बोला कि स्टार्ट तो एज अ मिलिट्री रिवोल्ट होती है, एज अ स्पॉय म्यूटिनी होती है। तो स्पॉयर्स को क्या प्रॉब्लम थी, मिलिट्री कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट क्या थे, क्यों वो स्पॉयर्स जिन्हें जो कंपनी की सर्विस है एक अच्छी रेपुटेशन भी देती थी, अच्छी सैलरी भी देती थी, फिक्स्ड काफ़ी सारे प्रिविलेजेस वगैरह अलाउंसेस वगैरह भी मिलते थे एंड उनकी एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ चलती थी, क्यों फिर उन्हीं स्पॉयर्स ने अपने पे मास्टर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करने का फैसला लिया। व्हाट वर द मिलिट्री कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। तो कुछ चीज़ें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप ऑलरेडी उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस की जाती थी बिटवीन इंडियन सोल्जर्स एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स। किस तरह की बैरक्स में रखा जा रहा है सोल्जर्स को, किस तरह की मेस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इंडियन सोल्जर्स को एंड ब्रिटिश सोल्जर्स को, उसमें हमेशा डिफरेंस होता था, अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, थोड़ा सी नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी इंडियन सोल्जर्स को। तो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स वॉज एवर प्रेजेंट। फिर अब एक और एस्पेक्ट है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन वाले एस्पेक्ट को तो हम जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लें, एक और चीज हमने समझनी है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपनी आर्मी रेस करने का फैसला किया, आर्मी रिक्रूट करने का फैसला, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे बंदे अब इंग्लैंड से इंपोर्ट किए जाएंगे, वही ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो कॉस्ट कटिंग के लिए ऑफ कोर्स ज्यादा प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से भी उन्होंने इंडियंस को रिक्रूट करना स्टार्ट किया लोअर लेवल्स पे, जो फाइटिंग आर्म्स वाले लेवल पे। ऑफिसर्स डेफिनेटली सिर्फ यूरोपियन होते थे, नो इंडियन वाज सपोज्ड टू बी एन ऑफिसर इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो लेकिन जब उन्होंने रिक्रूटमेंट ऑफ द आर्मी स्टार्ट की, उन्होंने डेलिबरेटली हाई कास्ट आइडेंटिटी ऑफ द आर्मी मेंटेन की। सिर्फ हाई कास्ट से ही जो है रिक्रूट्स इन्होंने रिक्रूट किए, ब्राह्मण्स को रिक्रूट किया, राजपूत्स को रिक्रूट किया। सो मैक्सिमम जो सोल्जर्स थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में वो ब्राह्मण्स, राजपूत्स या भूमिहार थे। अब ये सोशली स्पीकिंग ऑफ कोर्स दे बिलोंग टू द अपर सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। द ब्राह्मण वर्ण, द क्षत्रियास वर्ण से बिलोंग करते हैं, द टॉप 2 वर्ण ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इनके कुछ ऑफ कोर्स कास्ट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी थे, सोशल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी थे, सोशल सिंबल्स वगैरह भी थे कि ऐसे पगड़ी पहननी है, तिलक लगाना है, जनेऊ पहनना है, इस तरह की चीजें। अब क्योंकि कंपनी ने डेलिबरेटली हाई कास्ट आइडेंटिटी मेंटेन की है, तो वो इनिशियली उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण्स या राजपूत की कास्ट रिस्ट्रिक्शंस की भी रिस्पेक्ट की। अगर मल्टीपल जैसे सब कास्ट वगैरह हो जाती हैं तो उनके लिए अलग बैरक्स, उनके लिए अलग मेस, उनके थोड़ा से पहनावे का तौर तरीके की भी रिस्पेक्ट की जाती थी। जो कम्युनिटी बोल लेती थी कि जी हमारी तो रिवाज है, हमारी बिरादरी में तो पगड़ी पहनते ही पहनते हैं, तो उसको अलाउ कर दिया जाता था। ये हमारे तो तिलक लगाते ही लगाते हैं, तो उसको अलाउ कर दिया जाता था। तो इनकी जो सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट की जाती थी, सोशल सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट की जाती थी इनिशियली। 1818 आते आते ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो चुकी है, ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया है। पैरामाउंसी का कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि जी हम सबसे सुप्रीम पावर हैं। इंटरनली एज सच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई खतरा नहीं है। अब इन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सलाइज्ड मिलिट्री कल्चर अचीव करने की कोशिश की। दे अटेम्प्टेड टू हैव अ यूनिवर्सलाइज्ड मिलिट्री कल्चर। जैसे फौज में होता है सच एक यूनिफॉर्म आर्मी होती है, यूनिफॉर्म तरीके से उसका ड्रेसअप होता है, यूनिफॉर्म उसकी जो आउटर सिंबल्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली मेंटेन किए जाते हैं। अब या तो दाढ़ी रखनी है या नहीं रखनी है, तिलक लगाना है नहीं लगाना है, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं जिनकी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रिस्पेक्ट कर रही थी, 1820s के डेकेड से स्टार्ट होके कंपनी ने कोशिश की है कि ये जो इंडिविजुअल कास्ट आइडेंटिटी सी हमने मेंटेन की हुई है इसे हम थोड़ा सा अवॉइड करें, यूनिवर्सल सा मिलिट्री कल्चर इवॉल्व करने की हम कोशिश करें। इंडिविजुअल कास्ट को जो हमने इतनी लेवरेज दी हुई है ये हम ना दें। अब उसकी वजह से क्या होगा, ऑफ कोर्स यही जो हाई कास्ट पार्टिसिपेंट्स थे, हाई कास्ट मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, वो ऑफेंड हो जाते हैं कि पहले तो हमें तिलक लगाने की परमिशन थी अब नहीं है, पहले तो हमें पगड़ी पहनने की परमिशन थी अब नहीं है। तो ये
रिलीजियस सेंटीमेंट्स या सोशल सेंटीमेंट्स ऑफ इंडियन बॉयज को हर्ट कर रही थी ये चीज। फिर एक और चीज, जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। ये 1850s में कुछ स्टेप्स लेती है ब्रिटिश सरकार जिसने इंडियन बॉयज को और ज्यादा हर्ट किया। उनमें आता है जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट। अब हमारे सोशल कस्टम्स में था, कल भी मैं बात कर रहा था कि क्रॉसिंग ऑफ द सी को अच्छा नहीं माना जाता था, एंड जो बंदा समुद्र क्रॉस करता था, सी क्रॉस करता था, उसे बिरादरी से बाहर निकाल दिया जाता था। आइडिया ये था कि यार अब ये फॉरेन लैंड में गया, इसने कास्ट जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है वो मेंटेन नहीं की होंगी, शायद नॉनवेज खाना भी खा लिया होगा या कुछ और कर लिया होगा, तो इसने हमारे रिलीजन को तो लाइक डिस्ट्रॉय कर ही दिया होगा बाहर जाके। तो जो बंदा सी क्रॉस कर लेता था उसे बिरादरी से निकाल दिया जाता था। अब ऐसा उस टाइम की मान्यता थी, सोशल आप इविल मान सकते हो या सोशल बिलीफ मान सकते हो। इसलिए बहुत सारे ये जो हाई कास्ट मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, ये फॉरेन सर्विस को मना भी कर देते थे, ये सी क्रॉस करने के लिए मना भी कर देते थे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमारी आर्मी को, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को कभी मलक्का लेके जा रही है, कभी इजिप्ट लेके जा रही है, कभी क्रीमिया लेके जा रही है, पूरी दुनिया में अपना वो वर्ल्ड एम्पायर बनाने के चक्कर में हमारी आर्मी का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये हाई कास्ट मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी कई बार रिफ्यूज कर देते थे कि हम नहीं शिप पे जाएंगे, हम नहीं सी क्रॉस करेंगे, क्योंकि हमारे धर्म के अगेंस्ट है। अब इस चीज को फोर्स करने के लिए एंड पीनलाइज करने के लिए एक्ट पास होता है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, कि अगर किसी ने मना किया तो डिसिप्लिनरी एक्शन तो होगा ही होगा उसके अगेंस्ट, मतलब पेनल्टी भी उसे लगाई जाएगी, उसके अगेंस्ट मुकदमा भी किया जाएगा कि ये करना अलाउड नहीं है। अगर आपको बोला है कि आपने यहाँ पर लेट्स से मलक्का आपने सर्व करना है या इजिप्ट आपने जाना है तो आप जाओगे, ऐसा ये नहीं बोलोगे कि धर्म के चक्कर में हम यहाँ पे एक्स पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे नहीं या जहाज पे नहीं बैठेंगे। तो जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट पास होता है। अब ऑफ कोर्स इससे रिलीजियस सेंटीमेंट्स हो रहे थे हमारे सोल्जर्स के। डबल भत्ता, दिस वाज फॉरेन अलाउंस, की जैसे आज भी होता है कि ऑफिसर्स वगैरह यूएन पोस्टिंग पे जाते हैं या फॉरेन पोस्टिंग्स पे जाते हैं तो उन्हें अलाउंस मिलता है फॉरेन कंट्री में सर्व करने का, ज्यादा होता है जो कि, तो उन जमानों में भी था, फॉरेन अलाउंस दिया जाता था। लेकिन फॉरेन क्या है, अब ये काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उस टाइम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल नोशंस ऑफ द टाइम। उस टाइम के जो एक्सेप्टेड सोशल नोशंस होंगे, जो इंडिया के लोग जिस तरह से, आज के इंडिया के लोग जिस तरह से सोचते हैं, लेट्स से कि मैंने एक ब्राह्मण को रिक्रूट किया है बंगाल से, अब ये बंगाल आर्मी का पार्ट है, बंगाल आर्मी लड़ने जा रही है सिंध में, क्या वो इंडिया में सर्व कर रही है या क्या वो फॉरेन लैंड में सर्व कर रही है? अब ब्रिटिश साइकी के हिसाब से तो वो इंडिया में ही सर्व कर रही है, आज की हमारी प्रेजेंट साइकी के हिसाब से भी चलो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही सर्व कर रही थी। लेकिन उस टाइम के इंडियन सोशल साइकी के हिसाब से वो तो विलायत में जाके लड़ रहे हैं, सिंध को वो इंडिया का पार्ट नहीं मानते थे। अब एक मद्रास का बंदा बॉम्बे में जाके लड़ रहा है, वो उसके हिसाब से तो भाई वो फॉरेन लैंड में चला गया। अब बॉम्बे का बंदा असम में जाके लड़ रहा है, उसके हिसाब से तो वो फॉरेन लैंड में चला गया। एंड ब्रिटिश भी इनिशियली ये बात मानते थे, एंड इस तरह से अगर सर्व करने के लिए बोला जाता था तो फॉरेन अलाउंस दिया जाता था, डबल दी सैलरी दी जाती थी, डबल भत्ता दिया जाता था। लेकिन अब 1850s में क्या हुआ, सारे इंडिया के ऊपर तो उन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया, इंक्लूडिंग पंजाब एंड सिंध, अवध, सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अब ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। तो ब्रिटिश कहते हैं भाई तुम्हारा एक ही देश है, तुम ऐसे अपने आप को अलग अलग ना समझो। एक बंगाल वाले बोल रहे हैं कि अगर पंजाब जाने के लिए बोल दिया तो फॉरेन अलाउंस मिलेगा हमें, किस बात का फॉरेन अलाउंस, एक ही तो देश है तुम्हारा। अब ये ब्रिटिश हमें बता रहे हैं, इवेंचुअली हम देखेंगे कि यही बनेगा कॉज फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। हम तो अपने आप को जुदा जुदा ही मानते थे, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। लेकिन ब्रिटिश ने बोला भाई यार तुम पागल हो क्या, तुम्हारा एक ही देश है, तो सिंगल एक ही कंट्री की हम बात कर रहे हैं। बंगाल वाला अगर पंजाब में जा रहा है तो किसी डिफरेंट देश में थोड़ी जा रहा है, तुम तो भाई अपने ही देश में सर्व कर रहे हो, तो कोई डबल भत्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। अब ये चीज फाइनेंशियल इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा था, तो हमारे जो सोल्जर्स थे उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हर्ट हो रहे थे ब्रिटिश पॉलिसीज से।
फिर मिशनरीज इन कैंटोनमेंट्स, ये तो है ही है कि मिशनरीज को प्रीच करने की ओपन परमिशन थी। एंड कई बार मिशनरीज तो रेजिमेंट्स के साथ अटैच होते थे, बटालियंस के साथ अटैच्ड होते थे, एंड वो ओपनली ही क्रिश्चियनिटी को प्रीच करते थे एंड इंडियन रिलीजन्स को क्रिटिसाइज करते थे, जो कि बात हमारे सोल्जर्स को अच्छी नहीं लगती थी। अनेक्सेशन ऑफ अवध, ये फिर आ गया। मिलिट्री कॉज किस तरह से है? अब बोलते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी एग्रीकल्चरल फैमिली इन अवध हैड कंट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वन मेंबर टू दी बंगाल आर्मी। मतलब यूजुअली होता ही है कि कौन बंदे रिक्रूट होते थे आर्मीज में, जो अदरवाइज इकोनॉमिकली वो एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे। अब पहले हो सकता है कि आर्टिसंस वगैरह भी हों, अब तो आर्टिसंस भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वो लोग भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो जो बंदे रिक्रूट हो रहे थे आर्मी में वो एग्रेरियन सोसाइटी से ही तो बिलोंग करते थे। तो बोलते हैं कि स्पॉय वॉज नथिंग बट अ पेजेंट इन यूनिफॉर्म, कि एक सिपाही, एक स्पॉय, ही वॉज सिंपली अ पेजेंट इन यूनिफॉर्म, एंड उसके जो इंटरेस्ट थे, उसका जो फैमिली थी, इट वॉज इंटीमेटली रिलेटेड टू द एग्रेरियन कंडीशंस प्रेवलेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से एग्रेरियन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है, एग्रेरियन डिस्ट्रेस हो रहा है, एग्रेरियन फैमिलीज के लिए मुश्किल हो रहा है लैंड रेवेन्यू पे करना, तो क्या ये ब्रिटिश सोल्जर्स को इफेक्ट नहीं करेगी? वही सोल्जर्स हो सकता है जिनके फादर वो एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहे हो, जिसका भाई एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहा हो, जिसका पूरी फैमिली बेस्ड इन द रूरल कंट्री साइड हो। तो एनेक्सेशन ऑफ अवध एंड उसके बाद जो इन्होंने कंडीशंस इंट्रोड्यूस की अवध में, चेंजेस इंट्रोड्यूस किए अवध ने, इन चीजों ने स्पॉयर्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया कि हम इतने सालों से, मेरे बाप भी, मेरा दादा भी इस ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शायद सर्व करता था, हम इतने सालों से ब्रिटिश को लॉयली सर्व कर रहे हैं, एंड आज ब्रिटिश हमारे घर में जाके क्या कर रहे हैं, हमारे जमीनों के साथ ये क्या कर रहे हैं। तो अनेक्सेशन ऑफ अवध वाज आल्सो अ मिलिट्री कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर कुछ टैक्टिकल ब्लंडर्स किए ब्रिटिश ने। कई बार उन्होंने क्या किया कि there was disproportionate number of Indian and British troops in the army। अपना कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इन्होंने बहुत ज्यादा इंडियंस को रिक्रूट कर लिया, एंड एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ यूरोपियंस या नंबर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स, बहुत कम ब्रिटिश ट्रूप्स वहां से आते थे। ऑफिसर्स तो आते थे, लेकिन जो आर्म सोल्जर्स वगैरह होते थे, बहुत कम ब्रिटिश सोल्जर्स इंग्लैंड से रिक्रूट किए जाते थे, मोस्टली इंडियंस को ही रिक्रूट किया जाता था। सो मच सो दैट कि जो रेशो होती थी 1:10 की रेशो मेंटेन की जाती थी, इतनी खराब रेशो थी। फॉर 1 ब्रिटिश सोल्जर या 1 यूरोपियन सोल्जर देयर वर 10 इंडियन सोल्जर्स। मैं एक ऑफिसर टू फौजी रेशो नहीं बता रहा हूं, ऑफिसर तो इंडियन 0 ही था। ब्रिटिश ट्रूप्स टू इंडियन ट्रूप्स की रेशो बता रहा हूं कि अगर एक यूरोपियन था तो 10 इंडियंस थे। This was the ratio that was maintained in the British Indian Army at that point of time. And कई बार अब इससे क्या हो गया कि इंडियंस को कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार हम इतने ज्यादा हैं, ये इतने कम हैं, अगर हम रिवोल्ट करेंगे तो हम इन्हें सप्रेस कर ही देंगे। फिर कई बार क्या होता था कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स दे वर एक्सक्लूसिवली इन दी हैंड्स ऑफ इंडियंस। कोई यूरोपियन सोल्जर ही नहीं होता था कुछ छावनियों में, कुछ यूरोपियन ट्रूप्स ही नहीं होते थे, ऑफिसर तो होते थे, ट्रूप्स ही नहीं होते थे कुछ छावनियों में। They were exclusively in the hands of Indians। इस चीज ने भी इंडियन स्पॉयर्स को कॉन्फिडेंस दिया, यार हम इतने ज्यादा हैं, ब्रिटिश तो है ही नहीं है, ये 2 अफसरों को मारना है, उसके बाद हमारा रिबेलियन सक्सेसफुल है। देन कई बार ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इन्फेंट्री वाले ही थे, कई बार आर्टिलरी का कंट्रोल भी इनको दिया जाता था, कैवेलरी का कंट्रोल भी इन्हें दिया जाता था। तो इंपॉर्टेंट आर्म्स के ऊपर इंडियन सोल्जर्स का कंट्रोल था। ये ब्रिटिश का टेक्टिकल ब्लंडर था देखा जाए तो, कि इन्होंने इतनी पावर इंडियन स्पॉयर्स, इंडियन सोल्जर्स को दी हुई थी, एंड इतने कम यूरोपियंस थे कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। इस चीज को हम देखेंगे कि बाद में ये चेंज भी करते हैं, बाद में इसमें रिफॉर्म्स भी लाते हैं। पील कमीशन अपॉइंट होता है, वो कहता है यार ये तुमने क्या किया हुआ है, इसको चेंज करो अगर तुमने अपनी पोजीशन को प्रिजर्व करना है इंडिया में। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 बनता है। लास्ट एक साइकोलॉजिकल कॉज भी है।
दुखी होने से कोई रिबेल नहीं करता। अब दुखी तो मैं भी हूं, तो ये थोड़ी है कि झंडा लहरा दूंगा रिवोल्ट का। People must also have the confidence that their revolution would be successful. अब इस कंटेक्स्ट में एक तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमारे ट्रूप्स को लगा भाई जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे पास आर्टिलरी का कंट्रोल है, कैवेलरी का कंट्रोल है, आर्म्स का कंट्रोल है, कुछ शहर हमारे कंट्रोल में है, तो अगर हम रिबेल करेंगे तो शायद हम सक्सेसफुल हो पाए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी रिबेलियन सक्सेसफुल भी हो जाएगी। सिर्फ दुखी होने से कोई रिबेलियन नहीं हो जाती, कोई रिवोल्ट नहीं हो जाती। एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, द रीसेंट ब्रिटिश मिलिट्री रिवर्सेस। 1848 में पंजाब वॉर्स होती हैं, 1840s में पंजाब वॉर्स होती हैं। ब्रिटिश जीत जाते हैं पंजाब वॉर्स, लेकिन बहुत मुश्किल से, लाइक विद ग्रेट रिवर्सेस, with great setbacks, they were like very precariously able to defeat the Sikhs. बहुत मुश्किल से उन्होंने पंजाब को डिफीट किया एंड अपना कंट्रोल जमाया। इसी तरह से अफगान वॉर होती है, फर्स्ट अफगान वॉर 1839 से 1842, वो भी जीत जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, लेकिन बहुत नुकसान सहना पड़ता है, बहुत बंदे मरते हैं, बहुत इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं। इसी तरह से 1850s में एक इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट होती है, क्रीमियम वॉर। 1853 से 1856 तक ये चलती है डिस्प्यूट। इसमें ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑन वन हैंड एंड रशिया ऑन दी अदर हैंड, ये आपस में लड़ रहे होते हैं। ये वॉर भी ब्रिटेन जीत जाता है। अब इंडियन सोल्जर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इन लड़ाइयों में। ये वॉर भी ब्रिटेन जीत जाता है, लेकिन अगेन बहुत नुकसान सहने के बाद। इन सभी ये जो रिसेंट ब्रिटिश मिलिट्री रिवर्सेस हैं, जो नुकसान झेलना पड़ रहा है ब्रिटिश को, इस चीज ने स्पॉयर्स को कॉन्फिडेंस दिया कि अगर हम बेटर ऑर्गेनाइज्ड होंगे, बंदे तो हमारे पास पहले ही ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम बेटर ऑर्गेनाइज्ड होंगे, हम अपने एक्शंस को कोऑर्डिनेट करेंगे, तो हमारे लिए पॉसिबल है, हम ब्रिटिश को हरा सकते हैं। सो आप बोल सकते हो कि काइंड ऑफ दिस वाज अ साइकोलॉजिकल रीजन, दिस एनकरेज्ड द ट्रूप्स टू एक्चुअली राइज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो ये हो गए हमारे मिलिट्री कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। इमीडिएट कॉज क्या है? वो कॉज क्या है जिसने स्पार्क की तरह काम किया, रिवोल्ट को चिंगारी की तरह काम किया आग लगाने के लिए? दैट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल। ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक नई तरह की राइफल इंट्रोड्यूस की, जिसे बोलते हैं इनफील्ड राइफल। इस राइफल में जो कार्ट्रिज इस्तेमाल होता था, जो कार्ट्रिज जो लोड किया जाता था गोली चलाने के लिए, तो उसे पहले मुंह से बाइट करना पड़ता था। अब बाइट करना पड़ता था, लेकिन ये जो कवर था, केस था, पेपर केस था, कवर किया जाता था इस कार्ट्रिज को, जिसे छील के गन में लोड करना होता था। इट वॉज र्यूमर्ड, ऐसा र्यूमर था कि ये जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज है, ये जो ग्रीस्ड पेपर है, इट इज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ और पिग। नाउ काउ इज होली टू हिंदूज, पिग्स का मीट खाना, फ्लैश खाना मुस्लिम्स के लिए हराम माना जाता है, इट इज फॉरबिडन। जब ऐसे रूमर्स फैले, एंड ब्रिटिश ने इन रूमर्स को कंट्रोल करने के लिए कोई काउंटर स्टेटमेंट भी नहीं दी, कोई इन्होंने एफर्ट्स नहीं किए इन रूमर्स को चेक करने के लिए, इसलिए मतलब ऐसे गलत रूमर्स नहीं थे, लार्जली दे वर ट्रू, लेकिन ब्रिटिश ने कोई एक्शन नहीं लिया इन रूमर्स को चेक करने के लिए। जब इंडियन स्पॉयर्स को लगा कि भाई ये जो इन्होंने नई राइफल इंट्रोड्यूस की है, जिसके कार्ट्रिज को हमें मुंह से छीलना है, एंड इसके कार्ट्रिज को इन्होंने ग्रीस किया हुआ है विद द फैट ऑफ काउ और पिग, It means the British are hell bent in destroying our religion. ये तो हमारा धर्म, हमारा दीन डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसी पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। Then they could see the Christian missionaries, they could see the attacks of Christian missionaries, the criticism of Christian missionaries, they could see the racial discrimination being practiced, किस तरह से हमारे सोशल रिलीजन्स एंड सोशल कस्टम्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो स्पॉयर्स वर कन्विंस कि भाई ये हमारे रिलीजन के लिए अच्छा नहीं है, अब हमें हमारे रिलीजन को डिफेंड करने के लिए उठना ही पड़ेगा इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो काफ़ी पहले आइसोलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वन फाइन डे राइफल इंट्रोड्यूस हुई एंड रिवोल्ट हो गया। काफ़ी पहले लोकल लेवल पे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं,
जैसे मंगल पांडे वाला इंसिडेंट आप सबको पता है, तो मंगल पांडे वाला इंसिडेंट खैर डिस्कस भी करेंगे। वो एक आइसोलेटेड सा इंसिडेंट था। रिवोल्ट हम वहां से नहीं ट्रेस करते हैं कि मतलब मंगल पांडे ने कुछ किया एंड उसके बाद सारा इंडिया रिवोल्ट में खड़ा हो गया। वो एक आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट सा इंसिडेंट था। वैसे कुछ और भी इंसिडेंट्स हुए हैं। उड़ीसा में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं कि जो इंडियन स्पॉयज हैं वो ये एनफील्ड राइफल को इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं। जब उन्हें फोर्स किया जाता है वो अपने ऑफिसर्स पे ऊपर ही गोली चला देते हैं। तो इस तरह से रिवोल्ट स्टार्ट होता है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल इट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसके साथ हमारा जो कॉजेज वाला पोर्शन है ये कंप्लीट होता है। तो स्टार्ट करते हैं अब कोर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जैसे कि मैंने बात की कि कोर्स में हम डिस्कस क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो रिवोल्ट स्टार्ट किस तरह से होती है, उस टाइम पे क्या ड्रामा हुआ, क्या इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट मिलिट्री इवेंट्स होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। देन इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट सेंटर से कहाँ लाइक इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई हैं। देन सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट की ब्रिटिश किस तरह से फिर से अपना कंट्रोल जमाते हैं उन्हीं सारे सेंटर्स के ऊपर जहां रिवोल्ट का बैनर लहरा रहा होता है, किस तरह से ब्रिटिश अपना कंट्रोल फिर से रीएस्टेब्लिश करते हैं। एंड लास्टली हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। तो पहले स्टार्ट ऑफ द रिवोल्ट की बात करें। जैसे कि मैंने आपको बताया नंबर ऑफ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हो रहे थे एवर सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। जब इंडियन सोल्जर्स मना कर रहे थे हमने नहीं चलाना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें नौकरी से निकाल दो, चाहे हमें गोली मार दो, हम तो ये इनफील्ड राइफल नहीं चलाएंगे, हमारे धर्म के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है। इनिशियली आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया मंगल पांडे वाला इंसिडेंट, आमिर खान 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी जो कि वेस्ट बंगाल में है, बैरकपुर कैंटोनमेंट में मंगल पांडे ये इनफील्ड राइफल चलाने से मना कर देता है। तो मना कर देता है, इनफैक्ट जब इसे प्रोवोक किया जाता है तो ये अपने ऑफिसर के ऊपर ही अटैक कर देता है, उसे मार देता है। अब उसके बाद हुआ कि ऑफ कोर्स अब ब्रिटिश सोल्जर्स ज्यादा थे, लॉयल सोल्जर्स ज्यादा थे, तो इसे ओवर पावर कर लेते हैं एंड ही वाज डेफिनेटली हैंग्ड। उसके बाद ब्रिटिश उनकी रेजिमेंट के साथ क्या करते हैं, एक बंदे ने ऐसा किया होता है वो पूरी रेजिमेंट को ही डिसबैंड कर देते हैं कि भाई इस रेजिमेंट में अब विद्रोह के सीड्स बो कर दिए गए हैं, आज इसको हमने हैंग किया है, आज इसको हमने एग्जीक्यूट किया है, कल को कोई और बंदा इसी की लाइंस के ऊपर चल सकता है। वो पूरी आर्मी को ही, पूरी रेजिमेंट को ही डिसबैंड कर देते हैं कि चलो इन्हें घर भेजो, किसी और रेजिमेंट से हम काम चला लेंगे। ऐसे मल्टीपल और इंसिडेंट्स भी होते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ होता है मेरठ में। इवेंचुअली जो रियल बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट है वो हम लेते हैं मेरठ से, जहां रिवोल्ट स्टार्ट होती है 10 मई 1857 को। अब मेरठ में क्या इंसिडेंट होता है, इसी तरह इसी लाइंस पे ऊपर इंसिडेंट होता है कि कुछ सोल्जर्स मना कर देते हैं हम नहीं चलाएंगे, हम नहीं इनफील्ड राइफल को यूज करेंगे। तो उन ऑफिसर्स को अभी ये अरेस्ट करके अंदर डाल देते हैं, लॉकअप में रखा होता है। अभी प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, उन्हें भी ऑफ कोर्स सजाए मौत ही देनी होती है एंड उनकी पूरी रेजिमेंट को डिसबैंड करने का प्रोसेस अभी चल रहा होता है, तो उन्हें अभी लॉकअप में रखा होता है। अब बाकी के सोल्जर्स, बिफोर द थिंग्स कुड हैपन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, बाकी के जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने ऑफिसर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड जिनको लॉकअप में बंद किया होता है अपने कॉमरेड्स को वो फ्री करते हैं एंड रिवोल्ट का बैनर लहरा देते हैं। मेरठ छावनी में सारे यूरोपियन ऑफिसर्स को एंड उनकी फैमिलीज को वो एग्जीक्यूट कर देते हैं एंड अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर देते हैं। और भी जो छावनियां होती हैं नजदीक की वो भी राइज करती हैं, इंस्पिरेशन लेके वो भी राइज करती हैं एंड वो भी इसी तरह से यूरोपियन सोल्जर्स को मार देती हैं एंड अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देती हैं। अब स्पॉयज सोचते हैं कि क्या किया जाए, किस तरह से, हमने अब ऑफिसर्स को तो मार दिया, तो ये तो आसान काम था, हमारी छावनी में थे वो 4 बंदे थे, मार दिए हमने। अब लेकिन हम नहीं चाहते कि इसे बात यहीं पे दबा दी जाए, कि बात यहीं पे ख़त्म हो जाए। हम हमारे इस स्टेप को कुछ पॉलिटिकल मीनिंग देना चाहते हैं। किस तरह से दे सकते हैं हम ये पॉलिटिकल मीनिंग? ये कहते हैं कि जी चलो दिल्ली चलते हैं, वहाँ जो मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर हैं उनसे बोलते हैं कि आप हमारी रिवोल्ट की लीडरशिप अज्यूम करो,
आप अगर हमारी रिवोल्ट की लीडरशिप अज्यूम करोगे तो हमारी रिवोल्ट सिर्फ एक मिलिट्री रिवोल्ट नहीं रहेगी, बल्कि उसके साथ एक पॉलिटिकल मीनिंग अटैच हो जाएगा कि हम एक लार्जर ऑब्जेक्टिव के लिए ये रिवोल्ट कर रहे हैं, सिर्फ हमारा कोई पर्सनल ग्रज नहीं था। सो रात को ये स्टार्ट करते हैं, अगले दिन 11 तारीख को ये दिल्ली पहुंचते हैं। द म्यूटिनर्स फ्रॉम मेरठ दे रीच दिल्ली। अगले दिन 11 मई को ये दिल्ली पहुंचते हैं। तो दिल्ली पहले लड़ाई होती है, ऑफ कोर्स दिल्ली में भी तो कुछ लॉयल ब्रिटिश ट्रूप्स होते हैं, तो उनके साथ पहले फाइटिंग फूटिंग होती है, उनको हराते हैं। कुछ इंडियन जो ट्रूप्स होते हैं दिल्ली में जो स्टेशन होते हैं वो रिबेल कर देते हैं, एंड अल्टीमेटली ये जो स्पॉयज हैं दे एंटर द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट में पहुंच के ये बहादुर शाह जफर से मिलते हैं, उसको बोलते हैं कि तू हमारी लीडरशिप की कमान अज्यूम कर। इनिशियली तो बहादुर शाह जफर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, उसे पता होता है कि लाइक इसका कुछ बनना नहीं है। वो ऐसा मानता है कि इस रिवोल्ट से कुछ निकलेगा नहीं, अल्टीमेटली ये रिवोल्ट सप्रेस हो जाएगी, मैं बीच में लटक जाऊंगा। मेरे दिन पहले ही लाइक काफ़ी बूढ़ा होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मेरे दिन पहले ही थोड़े से रह गए हैं ज़िंदगी के। लॉर्ड कैनिंग ने पहले ही बोल दिया कि मेरे जो आगे सक्सेसर्स हैं उन्हें राजा नहीं बोला जाएगा, उन्हें शहनशाह नहीं बोला जाएगा, एम्परर नहीं बोला जाएगा। तो इनफैक्ट ये जो म्यूटिनियर्स हैं वो बहादुर शाह जफर को बोलते हैं कि ऑल द मोर रीजन तुझे तो ज्वाइन करना चाहिए। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो अपने रोब रुतबे को ही थोड़ा सा ध्यान में रख, इस तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं तुझे, तो तू अज्यूम कर। मतलब काफ़ी उन्होंने फोर्स किया, तो अल्टीमेटली बहादुर शाह जफर लीडरशिप अज्यूम कर लेता है। अब स्पॉयस क्या करते हैं, अब म्यूटिनियर्स क्या करते हैं, दे प्रोक्लेम मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर as their leader and also they proclaim him to be शहनशाह हिंदुस्तान। They proclaim the aged Mughal emperor बहादुर शाह जफर as शहनशाह हिंदुस्तान, एंड इसके नाम पे अब लेटर्स इशू की जाती हैं डिफरेंट प्रिंसेस ऑफ इंडिया को, डिफरेंट राजाज ऑफ इंडिया को, कि देखो हमने दिल्ली में, मेरठ से दिल्ली वाले रीजन में तो हमने रिवोल्ट का बैनर लहरा दिया है, क्योंकि हम अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, हम अपने सिस्टम को बचाना चाहते हैं। आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो, आप लोग भी रिवोल्ट कर दो अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड हम सब मिलके ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकालेंगे। नो दिस वेरी फैक्ट कि बहादुर शाह जफर ने इसकी लीडरशिप अज्यूम की, रिवोल्ट की, एंड बहादुर शाह जफर को शहनशाह हिंदुस्तान का टाइटल मिला, ये जैसे मैंने पहले बोला, इट चेंज द कैरेक्टर ऑफ द रिवोल्ट फ्रॉम मिलिट्री टू पॉलिटिकल। अब ये सिर्फ एक स्पॉय म्यूटिनी नहीं रही, सिर्फ फौजियों का विद्रोह नहीं रहा, अब ये एक पॉलिटिकल रिवोल्ट हो गई। अब पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व हैं, बहादुर शाह जफर के नाम पे चिट्ठियां लिखी जा रही हैं डिफरेंट प्रिंसेस ऑफ इंडिया को, उनको इनवाइट किया जा रहा है इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए। तो अब ये फिर स्पॉय म्यूटिनी थोड़ी रही, अब ये तो एक पॉलिटिकल रिवोल्ट बन चुकी है। आगे दिल्ली में और आगे डेवलपमेंट्स वगैरह क्या हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि बहादुर शाह जफर वेरी रिलक्टेंटली ही अज्यूम्ड द नॉमिनल लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। कहने को बहादुर शाह जफर को बोला कि भाई तुमने बस बोलना है कि तुम लीडर ऑफ द रिवोल्ट हो, ज़्यादा तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे, आपकी बूढ़ी उम्र का हम लिहाज करते हैं, आपने बस बोलना है कि आप लीडर ऑफ द रिवोल्ट है, काम सारा हम देख लेंगे। द एक्चुअल कंट्रोल एट दिल्ली वाज इन द हैंड्स ऑफ अ कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हेडेड बाय जनरल बख्त खान। जनरल बख्त खान मेरठ से आए हुए म्यूटिनियर्स के लीडर थे, मतलब जनरल तो उन्हें ऐसे प्यार से रिस्पेक्ट से बोला जाता है, ही वाज अ सूबेदार, तो लेकिन लीडर ऑफ द रिवोल्ट थे इसलिए उन्हें रिस्पेक्टफुली जनरल बोला जाता था, स्पॉइल उन्हें जनरल कह के बुलाते थे। जनरल बख्त खान वाज द रियल लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट वाज इन द हैंड्स ऑफ बख्त खान। तो जैसे मैंने आपको बताया, मुगल एम्परर फिर अपील करते हैं डिफरेंट रूलर्स को टू ज्वाइन दिस रिवोल्ट, एंड एनकरेज्ड बाय दिस अपील बाय द मुगल एम्परर, बहुत सारे इंडियन प्रिंसेस, बहुत सारे लोकल रूलर्स, बहुत सारे लोकल जमींदार वगैरह एंड आम जनता वो पार्टिसिपेट करते हैं इस रिवोल्ट में। सो न्यूमरस अदर रेजिमेंट्स दे ऑल्सो रिवोल्टेड एंड दे ज्वाइंड दिस ग्रेट रिवोल्ट। अब इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, रिवोल्ट ऑफ 1857 को इतनी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया was engulfed by the revolt. The almost entire North India wala region had participated, had rose in revolt against the British. Some of the main centers of the revolt आप यहाँ से देख सकते हैं, मेरठ दिल्ली, मतलब
ना भी रहा हो, अदरवाइज हमें पता ही है नॉर्थ इंडिया का इतना बड़ा पोर्शन रिवोल्ट में खड़ा उठता है। अब जो सेंटर्स आपने याद रखने हैं वो यहाँ पर हमारे मेंशन्ड हैं। These are some of the important centers of the revolt, storm centers of the revolt, जहाँ सबसे ज्यादा सबसे बिटर फाइटिंग हुई है। पहले हमने देखा the revolt starts at मेरठ, जहाँ लीडर होते हैं जनरल बख्त खान। यही जनरल बख्त खान अब बाकी म्यूटिनर्स की लीडरशिप अज्यूम करते हुए दिल्ली आते हैं एंड बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बना देते हैं। देन कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, ये लखनऊ एंड फैजाबाद these were the two important centers of Awadh region. Then Bareilly, it was an important center of the revolt. नीचे झांसी, जहां रानी झांसी was the leader of the revolt. यहाँ आरा, बिहार में जगह है आरा। तो आप ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट का नाम याद रखेंगे। एक बार अब दोबारा याद रख लेते हैं। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, आरा, दीज आर द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। सबसे ज्यादा बिटर फाइटिंग इन सेंटर्स में हुई है। ये जो फोटो मैंने यहाँ पे रखी है दैट्स द इमेज ऑफ रेजिडेंसी एट लखनऊ। हमने किया था कि जो रेजिडेंसीज होती थी दे वर द ऑल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर। अवध में जो ब्रिटिश रेजिडेंट का ऑफिस था वहां बहुत ज्यादा बिटर फाइटिंग हुई है एंड इस तरह से पूरी ऑलमोस्ट पूरी रेजिडेंसी ही डिस्ट्रॉय हो गई थी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट की। जैसे हमने डिस्कस किया कि दिल्ली में कौन लीडर्स थे, जनरल बख्त खान एंड बहादुर शाह जफर। नॉमिनल कमांड बहादुर शाह जफर, एक्चुअल कमांड जनरल बख्त खान। कानपुर में द लीडर ऑफ द रिवोल्ट वाज नाना साहेब। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बिठूर में उन्हें पेंशन ऑफ किया गया था, तो कानपुर वाले रीजन में वो लीडरशिप अज्यूम करते हैं। ही वॉज असिस्टेड बाय अ वेरी एबल कमांडर तांतिया तोपे हु वॉज एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वॉरफेयर। पहले ये नाना साहब को सर्व करते हैं। जब नाना साहब को ब्रिटिश ओवर पार कर लेते हैं, नाना साहब तो एस्केप कर जाते हैं, नेपाल भाग जाते हैं। तांतिया तोपे रानी झांसी के पास आ जाता है। अब रानी झांसी को ये सर्व करेंगे। तो नेक्स्ट झांसी में रानी लक्ष्मीबाई वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। लेटर ऑन शी वाज सर्व्ड बाय तांतिया तोपे, सेम तांतिया तोपे। नेक्स्ट लखनऊ में लखनऊ के जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, वो तो कलकत्ता गए हुए थे ब्रिटिश सरकार को रिक्वेस्ट करने की, यार आपने गलत किया मेरे साथ, देख लो अगर कुछ हो सकता है, थोड़ा सा एडजस्ट करो मेरे को। इन दी मीनवाइल पीछे से रिवोल्ट हो जाती है एंड बेगम हजरत महल शी बिकम्स द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। ब्रिटिश पकड़ लेते हैं वाजिद अली शाह को, भाई तू तो हमें रिक्वेस्ट कर रहा था तुझे लाइक प्यार से ट्रीट किया जाए, बेगम तेरी हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट कर रही है। वो कह रहा है कि मेरे को अगर पता होता रिवोल्ट करनी है तो लाइक मैं आपके पास थोड़ी आता, वो तो मौके पे कुछ हो गया होगा, मेरे को नहीं पता। अगर मेरे को पता होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों। तो इसे तो नवाब वाजिद अली शाह को तो कलकत्ता में अरेस्ट कर लेते हैं। लीडर ऑफ द रिवोल्ट वाज बेगम हजरत महल हु क्लेम्ड दैट शी वाज लीडिंग ऑन द बिहाफ ऑफ सन ऑफ वाजिद अली शाह, बिरजिस कादर। बिरजिस कादर बेटा था वाजिद अली शाह का, उसके बिहाफ पे लीड कर रही हैं बेगम हजरत महल। एक्चुअल कमांड बेगम हजरत महल के ही हाथ में थी। फैजाबाद में लीडर वाज मौलवी अहमदुल्ला। इसी तरह से बरेली में लीडर वाज खान बहादुर खान। आरा में लीडर वाज वन ऑफ द डिस्पोजेस्ड जमींदार, एक जमींदार जिससे जमींदारी उसकी छीन ली गई थी, कुंवर सिंह। एक और इंपॉर्टेंट सेंटर है जो आप याद रखेंगे, दैट्स मांडला इन एमपी। यूजुअली हम ये स्टडी नहीं करते, लास्ट स्लाइड में मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता था। एनसीईआरटी में इसके बारे में मेंशन्ड है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखेंगे। अदरवाइज जैसे जनरल बुक्स में नहीं मेंशन्ड होता है इसके बारे में, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे। एमपी में जगह है मांडला। जैसे झांसी को हम याद रखते हैं, एवरीबडी नोज ऑफ झांसी, वहाँ रानी झांसी थी, रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने बैनर ऑफ रिवोल्ट लहराया अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसी तरह से मांडला एमपी में द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट वाज इन द हैंड्स ऑफ रानी अवंतीबाई लोधी, रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़। तो ये थोड़ा सा यूनिक इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रानी अवंतीबाई के नाम पे पोस्टल स्टैंप भी इशू की हुई है। तो ये थे इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब हम बात करते हैं
सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट की। वो कौन से ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस रिवोल्ट की सप्रेशन में? अब जैसे लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, दिल्ली में सबसे पहले तो ब्रिटिश अपनी एनर्जीज फोकस ही करते हैं दिल्ली के ऊपर। कह रहे हैं कि दिल्ली सिंबॉलिक सेंटर ऑफ द रिवोल्ट है, यहाँ पर बहादुर शाह जफर को इन्होंने एम्परर प्रोक्लेम करके ऐसे एक लेजिटिमेसी सी हासिल करने की कोशिश की है। तो अगर हम दिल्ली के ऊपर फतेह कर लेंगे तो मॉरल बैकबोन ऑफ द रिवोल्ट हम तोड़ देंगे, उनकी रीढ़ की हड्डी सी टूट जाएगी। एंड वही हुआ, जैसे ही दिल्ली ऑक्यूपाई हुआ फिर एक एक करके सारे सेंटर्स को वो सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। दिल्ली में लीडर्स होते हैं निकलसन एंड कैप्टन हॉडसन। कैप्टन हॉडसन अल्टीमेटली, मतलब इनका नाम अलग से क्यों इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट ऑफ बहादुर शाह जफर वाज डन बाय कैप्टन हॉडसन। तो निकलसन एंड हॉडसन, दे वर दी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एसोसिएटेड विद सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट इन दिल्ली। देन आरा में विलियम टेलर वॉज द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। झांसी में सर ह्यूग रोज। काफी बिटर फाइटिंग के बाद झांसी वॉज रीऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश एंड सर ह्यूग रोज, रानी झांसी, हु डाइड इन द बैटलफील्ड में अपने टेरिटरी को डिफेंड करती हुई रानी झांसी की डेथ हो जाती है, शहादत हो जाती है। सर ह्यूग रोज रानी झांसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, उन्हें ट्राइब्यूट देते हुए कहते हैं, here was the only man among all the rebels. Here was the only man among all the rebels. कि इतने सारे रिबेल्स थे लेकिन उनमें से मैन सिर्फ रानी झांसी थी। तो सर ह्यूग रोज। नेक्स्ट कानपुर एंड अवध की कहानी थोड़ी सी इंटर रिलेटेड एंड उलझी सी हुई है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यहाँ पर क्या हुए, एज सच डिटेल ऑफ द इवेंट्स तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने तो बंदों के नाम याद रखने हैं, इवेंट्स। लेकिन यहाँ पर क्या हुए, यहाँ पर लीडर ऑफ द रिवोल्ट कौन थे, नाना साहेब। एक थोड़ा सा डार्क सा इंसिडेंट है कानपुर से रिलेटेड। कानपुर में ऑफिसर होते हैं सर ह्यूग व्हीलर, जो कि कानपुर में ब्रिटिश ऑफिसर स्टेशनड होते हैं जब रिवोल्ट होती है नाना साहेब की लीडरशिप में। जब नाना साहेब की फोर्सेस कानपुर की जो रेजिडेंसी है उसे घेर लेते हैं, बिसीज कर लेते हैं, तो सर ह्यूग रोज सरेंडर कर देते हैं, टर्म्स नेगोशिएट करते हैं कि भाई हम सरेंडर करना चाहते हैं, आप ले लो, सिटी के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लो, हमें सेफ एग्जिट दे दो, हमारे पास इतने ऑफिसर्स हैं, इतने मैडमें हैं हमारी, इतने बच्चे हैं। नाना साहेब एग्री कर जाते हैं कि जी हम आपको सेफ एग्जिट दे देंगे। जब वो बाहर आते हैं, नाना साहेब सबको पकड़ के एग्जीक्यूट करवा देते हैं, एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे देते हैं। सो ये थोड़ा सा एक डार्क इंसिडेंट है एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट इन कानपुर। अब फिर ब्रिटिश फोर्सेस आती हैं अंडर द कमांड ऑफ हैवलॉक। ये नाना साहेब की फोर्सेस को डिफीट करके कानपुर के ऊपर अपना कंट्रोल रीस्टैब्लिश करती हैं। लेकिन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब कानपुर तो ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया, लेकिन लखनऊ अभी भी रिबेल्स के हाथ में था। लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर, लखनऊ अभी भी रिबेल्स के हाथ में था। एक्चुअली लखनऊ में, अगला आप यहाँ पे याद रखेंगे, लखनऊ में जो ब्रिटिश ऑफिसर स्टेशनड थे जिस टाइम पे रिवोल्ट होती है वो थे हेनरी लॉरेंस, सर हेनरी लॉरेंस। इनके भाई जॉन लॉरेंस इवेंचुअली गवर्नर जनरल भी बनते हैं। हेनरी लॉरेंस पंजाब के पहले चीफ कमिश्नर भी थे। तो जब रिवोल्ट होती है, हेनरी लॉरेंस वो स्टेशनड एट लखनऊ। तो लखनऊ की फोर्सेस जो हैं, बेगम हजरत महल की फोर्सेस लखनऊ की रेजिडेंसी को घेर लेती हैं। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपनी पोजीशन को डिफेंड किया होता है, एंड अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हुए ही इनकी डेथ हो जाती है। हैवलॉक आफ्टर कैप्चरिंग कानपुर ये लखनऊ की तरफ मूव करते हैं ताकि लखनऊ को रिलीव किया जा सके, लेकिन लखनऊ को हैवलॉक रिलीव नहीं कर पाते। इन दी मीनवाइल कानपुर भी हाथ से निकल जाता है। तो हेनरी लॉरेंस के बाद लखनऊ में आते हैं हैवलॉक, लेकिन हैवलॉक लखनऊ को रिलीव नहीं कर पाते हैं। लखनऊ भी हाथ से जाता है, कानपुर भी हाथ से जाता है। फिर अल्टीमेटली ब्रिटिश के लिए ये सप्रेशन कौन अचीव कर पाता है,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नए कमांडर इन चीफ होते हैं सर कॉलिन कैम्पबेल। न्यू कमांडर इन चीफ वॉज अपॉइंटेड। ये अपनी फोर्सेस लेके आते हैं, प्रॉपर रीइंफोर्समेंट्स लेके आते हैं कलकत्ता से, एंड एक एक करके जितने भी रिमेनिंग सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट होते हैं सबको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कानपुर वॉज रिकंकर्ड बाय कॉलिन कैम्पबेल, लखनऊ वॉज रिकंकर्ड बाय कॉलिन कैम्पबेल, and even Bareilly and Faizabad they were reconquered by Colin Campbell। तो Colin Campbell जो कि नए कमांडर इन चीफ होते हैं, जितने भी रिमेनिंग सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट होते हैं वहां पर ये सप्रेस कर देते हैं रिवोल्ट को। तो इस तरह से डिफरेंट सेंटर्स में रिवोल्ट सप्रेस कर दी जाती है। अब आते हैं, हम डिस्कशन करते हैं रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। क्या कारण थे कि इतने जोश से स्टार्ट की गई रिवोल्ट, इतने वाइड स्प्रेड रीजन में फैली हुई रिवोल्ट अल्टीमेटली सप्रेस कर दी जाती है ब्रिटिश द्वारा। पहले तो लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड। नो डाउट इट वाज स्प्रेड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया, ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्थ इंडिया हैड रिजन इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। बट फिर भी अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, बंगाल ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब बंगाल प्रॉपर कलकत्ता वाले रीजन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, नॉर्थ ईस्ट ने पार्टिसिपेट नहीं किया, पंजाब ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बॉम्बे ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मद्रास ने पार्टिसिपेट नहीं किया। नो डाउट द रिवोल्ट वाज स्प्रेड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया, लेकिन the entire territory of India, the people living in the entire territory of India, they did not rise in revolt against the British. No all India participation। अब ये तो हो गया टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, the revolt did not have the support of all the classes। जो अर्बन एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया था, मिडिल क्लासेस थी, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ द रिवोल्ट। दे वर मतलब ऑफेंडेड बाय द अपील्स टू ऑर्थोडॉक्सी। जैसे हमने देखा कि कंजर्वेटिव सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी वो ज्यादा ऑफेंड हो रहे थे, ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी वो ज्यादा ऑफेंड हो रहे थे ब्रिटिश पॉलिसीज से, एंड वही राइज कर रहे थे अगेंस्ट दी रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो मिडिल क्लासेस थी, अर्बन एजुकेटेड इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लासेस थी, जिन्हें ब्रिटिश ट्रेन कर रहे थे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे रिवोल्ट को। सो नॉट ऑल द क्लासेस जॉइंड द रिवोल्ट। मोर ओवर, जैसे मैंने बताया कि सारा टेरिटरी, नॉट ऑल टेरिटरीज पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट। कुछ प्रिंसेस ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। जिस टेरिटरी में रिवोल्ट हुई है वहां तो प्रिंसेस ने सपोर्ट किया है रिवोल्ट, तो वहां तो प्रिंसेस ने खुद ही लीडरशिप अज्यूम की है रिवोल्ट की, लेकिन सराउंडिंग रीजन्स के जो प्रिंसेस थे उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प की है रिवोल्ट को सप्रेस करने में। ग्वालियर के प्रिंसेस ने, सिंधियाज ने सपोर्ट किया है, पंजाब के प्रिंसेस ने, महाराजा ऑफ पटियाला उस टाइम पे जो थे उन्होंने सपोर्ट की है ब्रिटिश की रिवोल्ट को सप्रेस करने में। तो काफ़ी सारे इंडियन प्रिंसेस जिन्हें लग रहा था ब्रिटिश के साथ हम काफ़ी सिक्योर हैं, ब्रिटिश के साथ हमारे इंटरेस्ट काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हैं, उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार की इनफैक्ट हेल्प की है रिवोल्ट को सप्रेस करने में। And moreover, since Bombay and Madras, they did not participate, and it was very easy for the British to use Bombay की forces, Madras की forces to suppress the rebellion of Bengal की army। Primarily revolt किसमें हुई है? बंगाल आर्मी में। तो मद्रास एंड बॉम्बे की मदद से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? बंगाल आर्मी की रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, प्लस ऑफ कोर्स द सपोर्ट ऑफ सम फ्रेंडली इंडियन रूलर्स। फिर नीडलेस टू से जो इंडियन स्पॉयज थे, दे हैड वेरी पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स। ऑन द अदर हैंड जो ब्रिटिश आर्मी थी वो काफ़ी एडिक्वेटली आर्म्ड थी, उनके पास अच्छे मॉडर्न इक्विपमेंट्स वगैरह थे। अब इंडियन ट्रूप्स के पास तो जितना वो छीन पाएंगे आर्मरी से उतने ही ट्रूप्स उनके पास होंगे। ब्रिटिश एम्पायर वन ऑफ द रिचेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, एंड उनके पास तो प्रॉपर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स वगैरह थी, एंड उनकी आर्मी पूरे वर्ल्ड में लड़ रही थी, मोस्ट एडवांस्ड वेपनरी थी उनके पास। फिर इंडियन स्पॉयर्स के जो एफर्ट्स थे, दे वर अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। हर सेंटर में अपने ही लेवल पे एक इंडिपेंडेंसी रिवोल्ट चले जा रही है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी बिटवीन डिफरेंट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट।
झांसी वाले अपनी रिवोल्ट कर रहे हैं, लखनऊ वाले अपनी रिवोल्ट कर रहे हैं, कानपुर वाले अपनी रिवोल्ट कर रहे हैं, एंड इनमें कोई सच कोऑर्डिनेशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। ऑन दी अदर हैंड जो ब्रिटिश आर्मी थी प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर में वो प्रोसीड कर रही थी। अच्छा, अब हमने ये रीऑक्यूपाई कर लिया, अब हम यहाँ जाएंगे, पहले हम दिल्ली जाएंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर में वो रिवोल्ट को सप्रेस करते हैं। नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी। अब ये एक क्रिटिकल सा पॉइंट है, इसे क्रिटिसाइज किया जाता है म्यूटिनियर्स को इस पॉइंट को लेके कि जितने भी लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट थे, अब ब्रिटिश स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं कि उनकी कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी, सब अपने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से लड़ रहे थे। बहादुर शाह जफर को तो वैसे ही मजबूरी में बनाया था, रानी झांसी के अपने ग्रीवेंसेस थे जिसके लिए वो लड़ रही थी, नाना साहब के अपने ग्रीवेंस थे जिसके लिए वो लड़ रहा था, बेगम हजरत महल के अपने ग्रीवेंसेस थे, तो सबके अपने अपने से ग्रीवेंसेस थे। एज सच कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी जिसके लिए, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए वो लड़ रहे थे। अब इस कंटेक्स्ट में एक ब्रिटिश स्कॉलर हैं थॉमस मेटकाल्फ, उनकी स्टेटमेंट है, यूनाइटेड इन डिफीट द रेबेल्स वुड हैव फॉलन एट ईच अदर्स थ्रोट इन विक्ट्री। कह रहे हैं कि ये सप्रेस हो गए हैं, इसलिए अब हम इन्हें सिंगल कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। यूनाइटेड इन डिफीट, अपनी हार में ये सब डिफरेंट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट यूनाइटेड हैं। दे वुड हैव फॉलन एट ईच अदर्स थ्रोट इन विक्ट्री। तो मेटकाल्फ के हिसाब से कि अगर रिबेल्स सक्सेसफुल हो जाते तो इवेंचुअली इन्होंने आपस में लड़ना स्टार्ट कर देना था। दे वुड हैव फॉलन एट ईच अदर्स थ्रोट, कि मैं बड़ा हूँ, मुझे ये मिलेगा, ये लाइक मेरा किंगडम बड़ा होगा, तुमने इसके ऊपर कब्जा क्यों कर लिया। तो कोई ऐसा कहने का मतलब था, जो क्रिटिक्स हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडियन स्पॉयस की कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं एग्जिस्ट कर रही थी। फिर ब्रिटिश रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने बात किया, इन टर्म्स ऑफ मैन, मटेरियल, वेपनरी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल, द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवेज डेवलप हो चुकी हैं, ट्रूप्स की मूवमेंट की जा सकती है क्विकली, एक जगह से दूसरी जगह ट्रूप्स जा सकते हैं, एडवांस वेपनरी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज हैं उनके पास। तो ऑब्वियसली दे वर एट क्लियर एडवांटेज विज़ाविज़ दी स्पॉयस। तो ये सारे रीजंस थे फॉर द फेलियर ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसके साथ हमारा जो कोर्स ऑफ द रिवोल्ट वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। तो नाउ विल बी डिस्कसिंग द डिबेट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द रिवोल्ट। अब नेचर ऑफ द रिवोल्ट में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दो तरह की डिबेट है, दो कंटेंशियस पॉइंट्स हैं। पहला है कि क्या ये रिवोल्ट सिर्फ एक स्पॉय म्यूटनी थी, सिर्फ जो स्पॉयज थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, सिर्फ उनका ही विद्रोह था, या फिर एक ये नेशनल रिवोल्ट थी, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। तो इस कंटेक्स्ट में एक कंटेंशियस सा डिबेट है। दूसरा डिबेट का पॉइंट क्या है कि क्या ये रिवोल्ट एलिटिस्ट इन कैरेक्टर थी, सिर्फ जो ट्रेडिशनल इलीट्स हैं वही पार्टिसिपेट कर रहे थे इस रिवोल्ट में, या फिर इस रिवोल्ट का एक मास कैरेक्टर था, एक मास रिबेलियन थी जिसमें आम लोग भी खुद से पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये दो पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन है कि स्पॉय म्यूटनी और नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एलिटिस्ट रिवोल्ट या फिर जनरल रिवोल्ट। तो इसमें देखते हैं दो व्यू पॉइंट्स क्या हैं। जो ऑफिशियल इंटरप्रिटेशन है या ब्रिटिश व्यू पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं अपोलोजिस्ट ऑफ द कंपनी। ब्रिटिश व्यू पॉइंट क्या था, वो तो कहते हैं दे ट्राई टू डाउन प्ले द रिवोल्ट, यार ऐसे कोई बड़ी बात नहीं हुई है, इट वॉज सिंपली अ स्पॉय म्यूटनी। कुछ फौजी थे वो परेशान थे, वो रिवोल्ट में राइज करते हैं, उन्हें हमने सप्रेस कर दिया, इट वॉज सिंपली अ स्पॉय म्यूटनी। सिविल पार्टिसिपेशन, आम लोगों की पार्टिसिपेशन कोई प्राइमरी फिनोमिना ही नहीं था, इट वॉज जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट सेकेंडरी एस्पेक्ट ऑफ द रिवोल्ट। प्राइमरीली तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ स्पॉय म्यूटनी थी, कुछ डिसग्रंटेड सेक्शंस ऑफ द स्पॉयज ऑफ द मिलिट्री दे हैड रिवोल्टेड, उनको हमने सप्रेस कर दिया, ज्यादा पॉलिटिकल मीनिंग नहीं है इस रिवोल्ट का। ये जो व्यू पॉइंट है इट वॉज गिवन बाय सम ऑफिशियल्स लाइक सर जॉन लॉरेंस, जिनके भाई की डेथ हो जाती है लखनऊ में, हेनरी लॉरेंस की। ब्रिटिश हिस्टोरियंस लाइक जॉन सीले, वो भी ये वाला व्यू पॉइंट सपोर्ट करते हैं, एंड सम इंडियन हिस्टोरियंस लाइक आर.सी. मजूमदार।
वो भी इसी व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं कि यार प्राइमरली तो ये एक स्पॉय म्यूटनी थी, मौके का फायदा उठा के कुछ सिविलियन पॉपुलेशन ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये प्राइमरी फिनोमिना नहीं था। तो एक तो व्यू पॉइंट है ये, एंड यही लोग ये भी कहते हैं कि इलिटिस्ट इन करेक्टर भी थी, जो इंडियंस ने पार्टिसिपेट भी किया है वो रूरल, वो ट्रेडिशनल इलीट्स थे। कहीं रानी झांसी लड़ रही है, कहीं नाना साहेब लड़ रहे हैं, कहीं तालुकदार ऑफ अवध लड़ रहे हैं। अब ये सब लोग कौन है? बहादुर शाह जफर लीडर ऑफ द रिवोल्ट है। ये सब लोग कौन है? ये ट्रेडिशनल इलीट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी है। तो इलिटिस्ट करेक्टर है रिवोल्ट का। आम लोग थोड़ी पार्टिसिपेट कर रहे थे इस रिवोल्ट में, ऐसा इस स्कूल वाले बोल रहे हैं, ब्रिटिश व्यू पॉइंट वाले बोल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जो नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट है वो कहता है कि ये सिर्फ एक स्पॉय म्यूटिनी नहीं थी, बल्कि ये तो एक नेशनल रिवोल्ट थी, एक वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस थी। जैसे इसके जो फर्स्ट प्रोपोनेंट थे वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर, ये कहते हैं कि दिस वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, a war fought for स्वाधीनता एंड स्वधर्म। तो ये दो अपोजिट व्यू पॉइंट्स हैं। रियलिटी क्या है? आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में तो किस तरह से आप एक अच्छा सा आंसर फ्रेम कर सकते हो, या इन जनरल अगर डिस्कशन करनी हो हमें, तो हमने दोनों ही एक्सट्रीम्स को निगेट करना है। ना ही मतलब वो वाले एक्सट्रीम को एज सच स्ट्रांगली सपोर्ट करना है, ना ही ये वाले एक्सट्रीम को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करना है, क्योंकि दोनों के पॉजिटिव्स हैं, दोनों के नेगेटिव्स हैं। अब जैसे देखा जाए रियल नेचर की अगर हम बात करें, इट वॉज नॉट जस्ट अ स्पॉय म्यूटिनी। पहले वाला जो ब्रिटिश स्कूल है उसे तो हम रिजेक्ट कर ही सकते हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ एक स्पॉय म्यूटिनी है। इतनी सारे सिविलियंस ने पार्टिसिपेट किया है, चलो चाहे वो ट्रेडिशनल एलीट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी हों, ट्रेडिशनल लीडर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी हों, लेकिन आम लोग भी तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी अवध में, ठीक है, कि स्पॉयज ने म्यूटिनी की, ठीक है, बेगम हजरत महल वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है, लोकल लेवल पे तालुकदास ने लोगों को लीड किया अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन जब इन सब ने ब्रिटिश के साथ पीस कर लिया था, अल्टीमेटली इट वॉज द सिविलियन पॉपुलेशन दैट कंटिन्यूड, दैट कैरिड ऑन द रिवोल्ट। तो इट कैन नॉट सिंपली बी कॉल्ड अ स्पॉय म्यूटिनी, बिकॉज लार्ज सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, peasants, artisans, craftspersons, soldiers, spoils, they had participated in the revolt. Large sections of Indian society belonging to different classes, different regions, and belonging to different religions, they rose up against the British rule. तो सिविलियन पार्टिसिपेशन को आप अंडर प्ले नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते ये बोल के कि सिर्फ एक स्पॉय म्यूटिनी है। बट डेफिनेटली इट वॉज नॉट अ नेशनल रिवोल्ट एज वेल। दूसरे व्यू पॉइंट को भी हम रिजेक्ट कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं नेशनल रिवोल्ट, नेशन क्या है? राष्ट्र। कि क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस टाइम के पॉलिटिकल नोशंस के हिसाब से, उस टाइम पे जो इंडियंस थे अपने आप को एक सिंगल राष्ट्र का हिस्सा मानते थे? क्या बंगाली सोल्जर्स मानते थे कि ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है ये मेरा देश है? वो तो इनफैक्ट जब पंजाब में उन्हें सर्व करना था, जब उन्हें डबल भत्ता नहीं दिया गया था, उसके लिए वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि मुझे तो तुमने प्रदेश में भेज दिया, वहां तो मेरे डबल सैलरी मिलनी चाहिए, फॉरेन अलाउंस मिलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? तो उस टाइम के पॉलिटिकल नोशंस के हिसाब से अगर हम डिस्कस करें, पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी नहीं माना जाता था इंडियंस द्वारा ही। ये तो 1857 के बाद वाला जो फेज है, उस फेज में हम स्टडी करते हैं कि इंडिया में राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ। ये जो आइडिया ऑफ नेशन है, एक सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी यूनाइटेड बाय कॉमन इंटरेस्ट, ये आइडिया ही रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद वाले पीरियड में पॉपुलराइज होगा, वो भी धीरे धीरे करके। ये नहीं कि एकदम से बस हमने अपने आप को नेशन कहना स्टार्ट कर दिया। तो मॉडर्न टर्म्स में, जैसे हम जो मॉडर्न नेशन का जो हम कंसेप्ट लेते हैं, उस टर्म्स में अगर हम सोचें तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम नेशनल रिवोल्ट तो नहीं बोल सकते, as the Indian nation in its true modern sense did not itself exist in 1857. अब इसकी जैसे जो
वीडी सावरकर बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस है, तो उस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हुए आरसी मजुमदार, जो कि एक फेमस इंडियन हिस्टोरियन है जिसका मैंने पहले भी नाम लिया, वो कहते हैं कि इट वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉट इवन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आरसी मजुमदार रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो ये असेसमेंट है कि एक फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस थी, उसे क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं कि ना ही ये फर्स्ट थी, रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। एंड इनफैक्ट उड़ीसा की सरकार एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी पॉजिटिवली इस चीज़ को देख रही है। वो कहती है कि 1817 में पाइका विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस घोषित करना चाहिए। दैट वॉज द फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 1857 से पहले भी तो बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं, तो इट वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल, क्योंकि नेशन तो ट्रू सेंस में एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, नॉर इवन अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, की आज़ादी के लिए नहीं, अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए, हर एक के अपने अपने मोटिव्स थे, उसलिए लड़ी गई है, ऐसा बोलते हैं आरसी मजुमदार इस पोजीशन को क्रिटिसाइज करते हुए। हम लेकिन बोल सकते हैं कि इट वॉज नॉट जस्ट अ स्पॉय म्यूटिनी, बट इट वॉज डेफिनेटली not a national revolt. It was something more than spoil mutiny. Spoils initiated the revolt, started the revolt, but eventually large sections of Indian society, they also participated in the revolt. तो ये आप चीज़ें ध्यान में रखेंगे। फिर और किस तरह से हम इस नेशनल रिवोल्ट वाले पॉइंट को निगेट कर सकते हैं कि अगर ये ट्रू सेंस में नेशनल रिवोल्ट होती, तो जो हमने लिमिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन डिस्कस की हैं वो क्यों थी? सभी टेरिटरीज ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? सभी सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? उस ग्राउंड के ऊपर कह रहे हैं कि यार प्रॉपरली नेशनल रिवोल्ट नहीं है। अगेन जो हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया, डिफरेंसेस ऑफ मोटिव्स, यूनाइटेड इन डिफीट दे वुड हैव फॉलन एट ईच अदर्स थ्रोट इन विक्ट्री, कि अगर ये नेशनल रिवोल्ट ही होती तो सिर्फ देश के लिए क्यों नहीं लड़ी गई, सबके अपने अपने सेल्फिश मोटिव्स क्यों थे? लिमिटेड पॉजिटिव पॉलिटिकल प्रोग्राम, कि अगर ये रिवोल्ट सक्सेसफुल होती तो ऑल्टरनेटिवली किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश करना था, किस तरह की पॉलिटी इस्टेब्लिश करनी थी, इस कंटेक्स्ट में भी लीडर्स ने कोई हमें क्लैरिटी नहीं दी है। तो प्रॉपरली इसे मॉडर्न सेंस में एक नेशनल रिवोल्ट नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ definitely it was much more than spoil mutiny. Definitely large sections of Indian society participated in the revolt and they wanted to throw away the foreign rule. एलिटिस्ट और पॉपुलर इन कैरेक्टर वाले के केस में, जैसे मैंने पहले भी डिस्कशन की, कहते हैं कि लीडरशिप केम फ्रॉम द ट्रेडिशनल रूलिंग एलिट्स, लेकिन ऑटोनोमस मोबिलाइजेशन ऑफ ऑप्रेस्ड पीजेंट्री को आप रूल आउट नहीं कर सकते। जो पेजेंट्स ऑप्रेस्ड थे ब्रिटिश सिस्टम में, वो खुद भी तो रिवोल्ट कर रहे हैं, वो खुद से भी तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनिशिएटिव्स वर टेकन बाय स्पॉयल्स, जिन्हें हमने डिस्कस किया था। हु वाज अ स्पॉय? स्पॉय वाज नथिंग बट अ पेजेंट इन यूनिफॉर्म। वो एग्रेरियन डिस्ट्रेस को समझता था, उसके ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट था, इसलिए वो रिवोल्ट में खड़ा होता है against his own paymasters. Initial reluctance of the elites to assume leadership, जैसे बहादुर शाह का ही हमने केस डिस्कस किया था। Initially he was not very favorably disposed कि हाँ मैं लीडर बन जाता हूँ। इनफैक्ट इसने तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करने की भी कोशिश की कि ऐसा करने की स्कीमें लग रही हैं। अल्टीमेटली जब उसे मजबूर किया गया तो उसने लीडरशिप अज्यूम की। कंटिन्यूएशन ऑफ द डिस्पर्स्ड रेजिस्टेंस इवन आफ्टर द एलीट सरेंडर, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि एलीट्स के सरेंडर करने के बाद लोग अपने लेवल पे भी तो रिवोल्ट कंटिन्यू कर रहे थे। तो पॉपुलर एलिमेंट को आप अंडरप्ले नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते एज फार एज द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज कंसर्न। तो हमारा ये नेचर वाला डिबेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। लास्ट एस्पेक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्ट, कि उसके बाद हुआ क्या, ब्रिटिश किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं कि अब एक बार तो जी हमने बहुत बड़ा झटका खा लिया, सप्रेस कर दी, किसी तरह से हम बच गए, आगे हम ऐसी क्या पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करें कि ये एपिसोड दोबारा रिपीट ना हो। तो व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्ट? तो इन कॉन्सिक्वेंसेज को भी हम डिफरेंट हेडिंग्स में स्टडी करेंगे।
द गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, द टॉप मोस्ट लेवल पे, द वेरी मॉडल, द वेरी स्ट्रक्चर जिससे इंडिया को गवर्न किया जा रहा था, उसमें क्या चेंजेस आए? एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट, मोर लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस वगैरह आई? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या किस तरह से चेंज होती है, जिस तरह से मतलब इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इंट्रोड्यूस की जाती हैं, आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज है, सोशल पॉलिसी, मतलब वो सारे एस्पेक्ट्स जिसकी वजह से ब्रिटिश को लगा कि रिवोल्ट हुई थी इन फर्स्ट प्लेस, उन सारे एस्पेक्ट्स में ब्रिटिश क्या चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं। वो याद है मैं आपसे डिस्कस कर रहा था 2016 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, हाउ वाज रिवोल्ट ऑफ 1857 अ वाटरशेड इवेंट, कि पहले जो पॉलिसीज फॉलो की जा रही थी उसके कंटेक्स्ट में रिवोल्ट ऑफ 1857 एक वाटरशेड की तरह किस तरह से एक्ट करती है कि ऑल टुगेदर ही एक नई सी डायरेक्शन मिल जाती है पॉलिसीज को। तो उस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस टॉपिक से। ऑन दी गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, अब इस कंटेक्स्ट में सबसे पहले ब्रिटिश क्या करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करते हैं 1858 में। इसे एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया या एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया बोला जाता है। अभी माइंड इट 1858 है, रिवोल्ट सप्रेस होते होते 1859 आ जाएगा। अभी रिवोल्ट अच्छे से सप्रेस भी नहीं हुई है, अभी रिवोल्ट अच्छे से सप्रेस भी नहीं हुई है, दिल्ली रीऑक्यूपाई कर लिया है। ब्रिटिश कुछ पॉलिसी मेजर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ फंडामेंटल चेंजेस इंट्रोड्यूस करते हैं, अनाउंस करते हैं अपनी पॉलिसी में, जिससे उन्हें लगता था कि इंडियन मोरल को बूस्ट किया जा सकता है, इंडियंस की सपोर्ट ली जा सकती है अपने राज को मेंटेन करने के लिए। वो करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब इस एक्ट के थ्रू वो चेंजेस अनाउंस करते हैं। कहते हैं कि जी आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से परेशान हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज ने आपको ऑप्रेस करके रखा हुआ है, चाहे उनकी एग्रेरियन पॉलिसी हो, कमर्शियल पॉलिसीज हो। हम आपको अनाउंस करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को ही वाइंड अप किया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को हम बोल रहे हैं कि चलो भी बहुत हो गया, तुम लोगों ने बहुत मिसमैनेजमेंट कर ली है, अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो, वापस आओ लंदन। अब क्राउन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करेगा इंडिया को रूल करने की। सो इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट क्राउन रूल। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करेगी इंडिया को गवर्न करने की। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को वाइंड अप कर दिया गया। किस तरह से? अभी तक सिस्टम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज को देखता था। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जो कि उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देखता था। अब वो कहते हैं कि ये सिस्टम कर दिया खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो कोई रूल ही नहीं रहा। अब ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली गवर्न करेगी अपने इंडियन एम्पायर को। कैसे? ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री अपॉइंट किया जाएगा इंडियन अफेयर्स के लिए, जिसे बोला जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ही वॉज सपोज टू बी दी नोडल मिनिस्टर, नोडल ऑफिसर, जो कि क्राउन के बिहाफ पे इंडिया को रूल करेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब इंडिया में सेक्रेटरी ऑफिसर्स को बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनका कैबिनेट मंत्री होता है फॉर इंडिया। ही वॉज टू बी असिस्टेड बाय 15 मेंबर इंडिया काउंसिल इन लंदन। अब ये इंडिया नहीं आएगा, ये लंदन बैठेगा। ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री है, लंदन बैठेगा, इसका इंडिया ऑफिस होगा, इसकी इंडिया काउंसिल होगी। 15 बंदों की इसे काउंसिल दी जाएगी जो इसे असिस्ट करेगी इन गवर्निंग इंडिया, इन फ्रेमिंग पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, ये थे एडवर्ड स्टैनली। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। एडवर्ड स्टैनली was the first secretary of state for India। ये फोटो उनकी ही है। फिर इंडिया में क्या चेंजेस आएंगे? इंडिया में सबसे हाईएस्ट ऑफिसर कौन होता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? गवर्नर जनरल, who was assisted by his executive council। ये कहते हैं, ये एक्ट कहता है गवर्नर जनरल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर होता था, ब्रिटिश क्राउन का ऑफिसर होगा गवर्नर जनरल। वो उसी तरह से कंटिन्यू करेगा। गवर्नर जनरल was to be the head of British government in India, but he was given additional title। उसे एक एक्स्ट्रा टाइटल मिल गया वाइसरॉय का। वाइसरॉय लिटरली मीन्स मतलब एज वाइसरॉय he was supposed to be the representative of British Crown in India। ये ब्रिटिश क्राउन के, अब इंडिया इज अंडर द डायरेक्ट क्राउन रूल,
तो क्राउन ने किसे अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया हुआ है इंडिया में? इंडिया में क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नर जनरल। तो जब प्रिंसेस से बात करनी होती थी जिनके साथ ट्रीटी रिलेशंस थे ब्रिटिश क्राउन के, तो उन प्रिंसेस से बात करने के कंटेक्स्ट में वो वाइसरॉय का टाइटल यूज करता था। जब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के कंटेक्स्ट में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लेना होता था तो वो अपनी गवर्नर जनरल वाली पावर्स का इस्तेमाल करता था। क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव एंड हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, वाइसरॉय, गवर्नर जनरल, सेम बंदे को, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एडिशनल टाइटल मिला था वाइसरॉय का। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई। इन्हीं के टाइम पे रिवोल्ट ऑफ 1857 सप्रेस की जाती है एंड जब ये एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया पास होता है तो इन्हें एडिशनल टाइटल मिलता है वाइसरॉय का। तो आपने अब क्या 3 गवर्नर जनरल्स याद रखने हैं। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये चेंजेस इंट्रोड्यूस होती हैं टॉप लेवल पे इन दी गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट क्या हुआ? इसी दौरान नवंबर में, ये जुलाई अगस्त में ये पिछले वाला एक्ट पास हुआ था, नवंबर 1858 में क्वीन विक्टोरिया एक प्रोक्लेमेशन इशू करती है। इंडिया के लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इंडिया के लोग अभी रिवोल्ट में उठे हुए थे। ऐसा पॉसिबिलिटी थी 1858 में कि और इंडियन प्रिंसेस रिवोल्ट को ज्वाइन कर लेंगे। पंजाब वाले प्रिंसेस हो गए या साउथ इंडिया वाले प्रिंसेस हो गए, वो भी तो रिवोल्ट में खड़े हो सकते थे। उन्हें प्लेकेट करने की ज़रूरत थी, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने की ज़रूरत थी, उन्हें कुछ प्रोमिसेस करने की ज़रूरत थी ताकि वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट रिवोल्ट में खड़े ना हो जाएं बल्कि ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करें। इस चीज़ को किस तरह से अचीव किया गया? जो इंडियंस के कंसर्न्स थे उन्हें किस तरह से एड्रेस करने की कोशिश की गई? ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया 1858 में एक प्रोक्लेमेशन इशू करती है। इन लाइन्स विद जो एक्ट पास हुआ होता है उसी के अकॉर्डेंस में कुछ प्रोक्लेमेशन इशू करती है जिसमें क्वीन विक्टोरिया वॉज प्रोक्लेम्ड एज द सॉवरन ऑफ इंडिया। अभी एम्प्रेस ऑफ इंडिया नहीं है, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट क्राउन रूल में आ गया है तो लोगों को अनाउंस कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया है। जो इंग्लैंड की रानी है, इंग्लैंड की क्वीन है, जो भी इंग्लैंड की रानी होगी या राजा होगा, उस टाइम पे रानी थी, जो इंग्लैंड का क्राउन है वही डायरेक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है इंडिया के ऊपर। सो क्वीन ऑफ इंग्लैंड वुड बी सॉवरन ओवर इंडिया एंड क्वीन प्रॉमिस करती है कि आज के बाद नो मोर एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन। कह रहे हैं कि हमने यार बहुत एक्सपैंड कर लिया इंडिया में, बहुत टेरिटरी ले ली, आज हम प्रॉमिस करते हैं कि कोई फर्दर एनेक्सेशंस नहीं करेंगे, कोई फर्दर एक्सपेंशन नहीं करेंगे। जिसके पास जो राजा जिस टेरिटरी के ऊपर आज रूल कर रहा है हमारी तरफ से वो सिक्योर है, उसके बॉर्डर्स को हम डिफेंड करेंगे, वो हमारे अगेंस्ट बस रिबेल ना करे, तुम टेंशन ना लो। अगेन आप पर्पस समझ रहे हो, ताकि इंडियन जो प्रिंसेस हैं वो रिवोल्ट को ज्वाइन ना कर लें बल्कि ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करते रहें। फिर ये प्रॉमिस करते हैं रिलीजियस टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडियंस। कह रहे कि यार तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम थी कि हम तुम्हारे समाज में इंटरवीन कर रहे हैं, कुछ रिफॉर्म्स वगैरह कर रहे हैं, तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आज मैं प्रॉमिस कर रही हूँ एक तो रिलीजियस टॉलरेंस, हम तुम्हारे रिलीजन्स को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ना ही कोई और करेगा, एंड हम तुम्हारी सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करेंगे। तुमने सती करनी है तुम करते रहो, तुमने मतलब जो भी तुम्हारे सोशल इविल्स हैं अगर तुमने वैसे ही कंटिन्यू करना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इंटरवीन नहीं करेंगे, नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी हम फॉलो करेंगे। इंडियंस टू बी ट्रीटेड एज इक्वल सब्जेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। कह रहे एक तुम्हारा एक बहुत बड़ा वो है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि इंडियंस को इक्वल सब्जेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन की तरह, जैसे ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं वैसे ही इंडियन सब्जेक्ट्स हैं, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये सब थे मौके पे किए गए प्रॉमिसेस। क्वीन विक्टोरिया सॉवरन जरूर बनी, एनेक्सेशन उसके बाद नहीं हुए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर देखा जाए मतलब वो जो इनडायरेक्ट रूल वाली टेरिटरीज थी
वहाँ भी तो इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल कर ही रहे थे रेजिडेंट के थ्रू। जैसा ब्रिटिश गवर्नर जनरल बोलता था, वाइसरॉय बोलता था, द टेरिटरीज दे वर सपोज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। वो अपनी मर्जी से नहीं कोई काम कर सकते थे, पर उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम और एनेक्सेशन नहीं करेंगे, एंड और एनेक्सेशन उन्होंने की भी नहीं। नीचे वाले 2 पॉइंट्स तो बस मौके पे किए गए प्रोमिसेस थे, चुनावी जुमला था ये, जिसका कोई मतलब नहीं था। क्या उसके बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसके बाद इंडियंस को के सोशल कस्टम्स की रिस्पेक्ट स्टार्ट हो गई? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मौके पे इंडियंस को प्लेकेट करने के लिए ये प्रोमिस किए जाते हैं क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन में 1858 में। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को रीडिफाइन करने के लिए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 पास किया जाता है। इससे पहले जो लास्ट एक्ट हमने किया था दैट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसमें हमने देखा था कि सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो गया था। पहले सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करती थी, वही लॉ बनाती थी, वही लॉ इंप्लीमेंट करती थी। लेकिन 53 के चार्टर एक्ट में पहली बार बोला गया था कि दोनों फंक्शंस को आप सेपरेट करो। लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए जब काउंसिल बैठेगी तो उसमें कुछ एडिशनल मेंबर्स बैठेंगे। चीफ जस्टिस बैठ जाएगा, कमांडर इन चीफ बैठ जाएगा, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, ये भी बैठ जाएंगे। सब मिलके लॉ बनाया करो। लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सारी पावर किसके पास है? अभी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास है। अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? ये कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले तो 5th मेंबर ऐड किया जाए। अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन थे? गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर्स। ये कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक 5वां मेंबर ऐड किया जाए। अब टोटल 5 मेंबर्स हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल की डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दी जाए, प्रॉपर पोर्टफोलियोज इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं। तो आपसे इस तरह का सवाल आ जाता है पेपर में कि पोर्टफोलियो सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो गवर्नर जनरल्स के नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो 5 मेंबर्स की काउंसिल होगी, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट काउंसिलर्स को इन्होंने दे दिए। होम डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, ये 5 डिपार्टमेंट्स बन गए, 5 पोर्टफोलियोज बन गए। ये तो होगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात। लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या चेंज आया? ये कहते हैं कि हमने सेपरेशन तो कर ही दी है। वन ऑफ द रीजंस रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ एंड इतना जबरदस्त सा हुआ, हमें लोकल ओपिनियन के बारे में ही कुछ नहीं पता। इंडियंस कह रहे हैं कि यार हमें हमारे राज में, हमारे ऊपर जो राज किया जा रहा है उसमें हमारा ही कोई ओपिनियन नहीं लिया जा रहा। हमें इंडियंस के बारे में कोई फीडबैक नहीं मिल रहा कि वो कैसा सोच रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, कुछ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सम एडिशनल नॉन ऑफिशियल, ऑफिशियल मेंबर्स तो थे ही, मतलब गवर्नर ऑफ बॉम्बे, मतलब वो गवर्नर ऑफ बॉम्बे था इसलिए वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठता था, ऑफिशियल मेंबर हो गया। कमांडर इन चीफ, वो कमांडर इन चीफ था, ऑफिशियल था, इसलिए वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठता था। ऑफिशियल मेंबर तो थे ही। ये कहते हैं कि कुछ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर भी हम बिठाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इंडियंस को इसमें इंडक्ट करते हैं। कुछ तो हमें पता चलता रहेगा कि इंडियंस ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं, अब हम ऐसा कर सकते हैं ताकि रिवोल्ट ऑफ 1857 जैसी सिचुएशन दोबारा ना क्रिएट हो। तो अब किसे करते हैं ये? देयर वाज एन अटेम्प्ट टू को-ऑप्ट द इंडियन सपोर्ट। इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। हु वर द फर्स्ट 3 इंडियंस जिन्हें पहली बार इंडक्ट किया जाता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में? महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव। राजा ऑफ बनारस, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश की हेल्प की थी रिवोल्ट को सप्रेस करने में।
महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस, सर दिनकर राव, ये सिंधियास के प्राइम मिनिस्टर थे। तो सर दिनकर राव, दीज वर द फर्स्ट थ्री इंडियंस टू बी इंडक्टेड इनटू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल माइंडेड, रियल पावर एग्जेक्टिव काउंसिल के पास है। एग्जेक्टिव काउंसिल की इंडियनाइजेशन नहीं हो रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की हो रही है। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी 3 इंडियंस बिठाए हैं, मेजॉरिटी तो ऑफिशियल्स ही हैं, बात तो उनकी ही मानी जाएगी। बस इन्हें तो बिठा लिया गया है ताकि इंडियन ओपिनियन पता चलता रहे, इंडियंस क्या सोच रहे हैं वो पता चलता रहे, ताकि दोबारा रिवोल्ट वगैरह ना हो। एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, मतलब अगर हमें क्रिटिसाइज करना हो इस चीज को कि तुमने भाई इंडियंस को तो बिठा लिया, किस लिए बिठा लिया? ताकि इंडियन ओपिनियन के बारे में पता चलता रहे। अब ये एलीट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, महाराजा ऑफ पटियाला, ये थोड़ी बताएगा कि उस जमाने के कंडीशंस के हिसाब से कि लोकल इंडियन जो पॉपुलेशन थी वो क्या सोच रही है, वो किस तरह से ब्रिटिश रूल को देख रही है। तो थोड़ा सा इसे और बेटर करने की ज़रूरत थी, जो आगे वाले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स में किया जाएगा। आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस होती हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी कि आर्मी मिलिट्री कॉजेस थे जिसकी वजह से रिवोल्ट हुई, तो पील कमीशन अपॉइंट किया जाता है, इसकी रिकमेंडेशंस पे कुछ चेंजेस किए जाते हैं आर्मी में। एक तो यूरोपियन टू नेटिव रेशो को इंक्रीज किया गया। पहले जो रेशो 1:10 थी, उस रेशो को अब रिकमेंड किया गया कि यार 1:3 की रेशो मेंटेन की जाए। पील कमीशन ने तो और भी कम और भी ज़्यादा बोला था, लेकिन सरकार कहती है चलो 1:3 की रेशो ठीक है, कि अगर एक यूरोपियन है, अगर 3 इंडियंस है तो उसके पीछे एक यूरोपियन होना चाहिए, तभी हमारी पोजीशन थोड़ी सी सिक्योर रहेगी इंडिया में। फिर डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज दे वर टू बी मिक्स्ड इन एवरी रेजिमेंट। ऐसे कोई होमोजीनियस रेजिमेंट नहीं बनानी कि सिर्फ राजपूत की रेजिमेंट बनाती है, राजपूत में भी एक एक्स पर्टिकुलर कास्ट की हमने रेजिमेंट बनाती, ऐसा नहीं करना है। डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज दे वर टू बी मिक्स्ड इन एवरी रेजिमेंट। क्या होता है कि अगर एक ही कास्ट की हम एक रेजिमेंट बना देते हैं तो उसमें वो कास्ट सॉलिडारिटी सी बन जाती है, सब भाईचारा सा बन जाता है, एंड आपस में स्कीम करके फिर ये रिवोल्ट में खड़े हो जाते हैं। अगर डिफरेंट कम्युनिटीज को हम मिक्स करेंगे एक रेजिमेंट में तो मतलब इतनी यूनिटी सी नहीं क्रिएट होगी। ऐसा नहीं होगा कि सारे सबने एक ही टाइम पे रिवोल्ट कर दिया। बट ये एक रेजिमेंट की बात हो रही है कि रेजिमेंट में डिफरेंट कम्युनिटीज को हमने मिक्स करना है, लेकिन रीजनल एलिमेंट्स को कंप्लीटली सेपरेट रखना। ये इन्होंने वन ऑफ द पॉजिटिव लेसन्स लिया रिवोल्ट ऑफ 1857 से। कह रहे हमारी मद्रास आर्मी डिफरेंट थी, बॉम्बे आर्मी डिफरेंट थी, बंगाल आर्मी डिफरेंट थी। बंगाल आर्मी में रिबेलियन हो गया, हमने मद्रास आर्मी की मदद से रिबेलियन सप्रेस कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी हम इस चीज को कंटिन्यू करें। रीजनल एलिमेंट्स लाइक पंजाब, बंगाल, मद्रास, दे वर टू बी केयरफुली केप्ट सेपरेट। इन्हें अलग अलग रखा जाएगा, कहीं एक में प्रॉब्लम आए तो दूसरे का इस्तेमाल कर लिया जाए सप्रेस करने में। फिर ये कंसेप्ट आता है मार्शियल रेसेस का। इन्होंने ब्राह्मण्स की रिक्रूटमेंट ही बंद कर दी। कह रहे यार बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत सोशल झोल झमेले एसोसिएटेड है ब्राह्मण्स को रिक्रूट करने में। अब हम कुछ मार्शियल क्लासेस से रिक्रूटमेंट करेंगे। कुछ क्लासेस को, कुछ कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स को इन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि ये तो मार्शियल रेसेस हैं, शुरू से इनकी वॉरिंग ट्रेडिशंस रही हैं, ये लड़ते रहे हैं, तो गर्म खून है इनका, इन्हें हम इंडक्ट करेंगे अपनी आर्मी में। मोर ओवर मतलब उस टाइम की जो स्टडीज थी वो ये भी बोलती थी कि ये जो मार्शियल रेसेस हैं, वो रेसेस जिन्हें ये मार्शियल रेसेस क्लासीफाई करते थे, ये लड़ने में तो बहुत तेज हैं, लड़ने में तो बहुत बहादुर हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये इतना सोच नहीं सकते। तो इन्हें अगर यूरोपियंस लीड करेंगे तो बहुत बहादुरी से ये लड़ाई कर लेंगे। इस तरह से उन्होंने अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश की। सो रिक्रूटमेंट फ्रॉम सो कॉल्ड मार्शियल रेसेस स्टार्टेड। सिख्स, पठान्स, गोरखास, राजपूत, इनकी रिक्रूटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। तो ये इन्होंने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस की आर्मी में। अब हम अगर बात करें सोशल पॉलिसी में, वन ऑफ द प्राइम कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द ब्रिटिश सोशल पॉलिसी, कि ब्रिटिश
इंटरवीन कर रहे थे हमारे सोशो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। अब उस चीज़ को किस तरह से काउंटर करते हैं? पहले तो हमने देखा कि क्वीन विक्टोरिया की ही प्रोक्लेमेशन थी कि हम आपकी कस्टम्स की, ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करेंगे, रिलीजियस टॉलरेंस प्रैक्टिस करेंगे एंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हुआ क्या? कंजर्वेटिज्म सेट इन। जो लिबरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे प्री 1857 पीरियड में, वो लिबरल रिफॉर्म्स का दौर खत्म हुआ। ब्रिटिश कहते यार छोड़ो, हमने क्यों सरदर्दी लेनी, अगर रिवोल्ट ही करवानी है इतने सारे रिफॉर्म्स करके तो इससे अच्छा तो हम रिवोल्ट ही नहीं करते। हम मानते हैं कि हम सुपीरियर हैं, इंडियंस इन्फीरियर हैं, इन्हें इन्फीरियर ही रहने दो, हम कोई सिविलाइजिंग मिशन पे नहीं आए, हमने कोई इनका उद्धार नहीं करना, तो हम इनके सोशल कस्टम्स में इंटरफियर ही नहीं करेंगे। Liberal reforms were abandoned and there was no interference in the socio-religious customs of Indians. Moreover, to consolidate their position, अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए उन्होंने क्या किया? Rather conservative and aristocratic elements of Indian society की सपोर्ट ली। उन्होंने कंजर्वेटिव एलिमेंट्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। भाई चलो जी, हम जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपकी सोसाइटी में इंटरवीन नहीं कर रहे, हम आपके रिलीजन में इंटरवीन नहीं कर रहे, हम कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बस आप हमारे रूल को सपोर्ट करो। सो दे को-ऑप्टेड द कंजर्वेटिव एंड द एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स। देन एक्सट्रीम, इवन मोर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन बिगन टू बी प्रैक्टिस्ड। बोल तो ये रहे थे, प्रॉमिस तो ये किया था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, इंडियंस को एज इक्वल सब्जेक्ट्स ट्रीट किया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली इवन वर्स फॉर्म्स ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन बिगन टू बी प्रैक्टिस्ड रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। एंड इंडियंस दे वर ट्रीटेड एज रेशियली इन्फीरियर। वो सारी वाइट पोर्शन ऑफ द टाउन, यहाँ इंडियंस आ सकते हैं, नहीं आ सकते, इस तरह से बुलाया जाएगा, वो सारी चीज़ें अभी भी कंटिन्यू हो रही थी। व्हाट वाज द लार्जर, ये लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 का। व्हाट वाज द लार्जर सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? पर्टिकुलरली ये जो कंजर्वेटिव रिएक्शन सेट इन होता है, ब्रिटिश सरकार जो एक कंजर्वेटिव सा रूप इख्तियार कर लेती है। पहले इंडियंस को बिफ्रेंड करने की कोशिश की जा रही थी, इंडियंस को रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही थी, एजुकेटेड इंडियंस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही थी ताकि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म किया जा सके। अब ब्रिटिश सरकार ने किया है कि एक कंजर्वेटिव सा रिएक्शन सेट इन हो गया, हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, हम बेटर हैं, तुम इन्फीरियर हो, हमारी सोसाइटी अच्छी है, तुम्हारी सोसाइटी बैकवर्ड है, एंड हमने तुम्हारी सोसाइटी को रिफॉर्म भी नहीं करना, हम अपना इलीट रेजिडेंसीज में रहेंगे, हम थोड़ा सा अलूफ मैनर में रहेंगे, हम तुमसे कोई बातचीत ही नहीं करेंगे, तुमने जो करना करी जाओ, हम अपना रूल कर रहे हैं, हमें पैसे आ रहे हैं, हमें और क्या चाहिए, हमारे पास पावर है। अब ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरी की पूरी इंक्लूड की है। दिस कंजर्वेटिव रिएक्शन मेड द एम्पायर मोर ऑटोक्रेटिक। कंजर्वेटिव रिएक्शन की वजह से, वो जो हमने अभी बातें डिस्कस की, इसने ब्रिटिश राज को और भी ज्यादा ऑटोक्रेटिक बना दिया, अपनी मर्जी से रूल कर रहे हैं, इंडियंस के बारे में बॉदर ही नहीं कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो मेड द एम्पायर मोर वल्नरेबल। मोर वल्नरेबल भी बना दिया इसने। वल्नरेबल क्यों? पहले क्या है कि ब्रिटिश सरकार इंडियंस के साथ एसोसिएट कर रही थी, तो उन्हें पता था, फिर भी एटलीस्ट कुछ सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में, लिबरल रिफॉर्म्स में उन्हें इनकरेज किया जा रहा था। लेकिन अब तो ब्रिटिश इंडियन ओपिनियन के साथ कोई एसोसिएट ही नहीं कर रहे हैं, बस अपने आप को अलूफ से मैनर में, अलग से मैनर में मेंटेन करके रख रहे हैं। अगर किसी से इंटरेक्ट कर भी रहे हैं, वो है महाराजा ऑफ पटियाला जैसे लोग, एलिट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, वो तो खुद इंडियन लोकल पब्लिक ओपिनियन से डिटैच्ड हैं, वो क्या बताएंगे कि इंडियंस क्या सोच रहे हैं। इसीलिए अंपायर वल्नरेबल भी हो जाता है, क्योंकि आपका फीडबैक मैकेनिज्म नहीं कोई एग्जिस्ट करता, आपको कोई बता नहीं रहा कि आम जनता क्या सोच रही है। इट ऑल्सो मेड द एम्पायर मोर वल्नरेबल एज इट डिनाइड द एस्पिरेशंस ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। एज इट डिनाइड द एस्पिरेशंस ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। जिन लोगों को आपने अपने पिछले 25, 30, 50 साल में एजुकेट किया,
जिन्हें अब पोस्ट एनलाइटनमेंट रैशनलिस्ट थॉट के बारे में पता है, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं एंड कैसे होनी चाहिए, यूरोप में कैसे हैं, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ा दी हैं जिन लोगों को, लेकिन उन लोगों को आप कोई पॉजिटिव आगे रोल नहीं दे रहे हो, ना एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन उनके लिए खोल रहे हो, ना गवर्नमेंट में उन्हें ले रहे हो। तो वो लोग जिन्हें अब ये सारी चीज़ें पता तो हैं कि डेमोक्रेसी होती है, इक्वालिटी के प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पढ़ा तो दी हैं स्कूल में तुमने, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही, ना उन लोगों को कोई अच्छी नौकरी मिल रही है। अब वो लोग क्या करेंगे? वो लोग अपोज करेंगे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को। इसी फ्रस्ट्रेशन से, इसी एजुकेटेड मिडिल क्लासेस की फ्रस्ट्रेशन से पैदा होगा द मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म। जैसे मैं बात कर रहा था ना कि मॉडर्न जो नेशनलिज्म है ये पोस्ट 1857 फिनोमिना है, क्योंकि इसी पीरियड में ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस है ये रिफॉर्म्स डिमांड करेंगी, ये खुद भी एजुकेट होंगी एंड और लोगों को भी अपने साथ इस नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में जोड़ेंगी एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म होगा। It also made the empire more vulnerable as it denied the aspirations of educated Indians. From this frustration of the educated middle class arose modern Indian nationalism. Moreover, एक और significance क्या है, larger significance क्या है, different from this point, कि भाई हमारे forefathers, हमारे ancestors जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, फॉरेनर्स के खिलाफ खड़े हुए इन अ ग्रेट रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। चलो रिवोल्ट सप्रेस हो गई, लेकिन इन फॉरेनर्स को हमने बाहर भगाना है, ये एक ट्रेडिशन सा स्टार्ट हो गया, इसने एक इंस्पिरेशन की तरह काम किया। इट इंस्पायर्ड द फ्यूचर जनरेशन ऑफ नेशनलिस्ट कि हमने फॉरेनर्स को इंडिया से बाहर निकालना है। रिवोल्ट एस्टैब्लिश्ड द ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सर्व्ड एज एन इंस्पिरेशन फॉर लेटर नेशनलिस्ट स्ट्रगल। ये है लार्जर सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसके साथ ही हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला सारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो चलो भाई, मुझे लगता है क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, यहीं पर हम क्लास रैप करते हैं। आज हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में डिटेल में स्टडी किया, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को स्टडी किया, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, द कोर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, द नेचर ऑफ द रिवोल्ट के कंटेक्स्ट में जो डिबेट है उसके ऊपर हमने डिस्कशन की, एंड लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेज को समझा कि क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस की ब्रिटिश ने एज अ रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आई होप द लेक्चर वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू पीपल एंड यूजफुल टू यू पीपल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल की क्लास में, अदरवाइज आई वाज प्लानिंग कि आज की ही क्लास में हम अदर पेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, बट क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अदर पेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स, और कौन सी छोटी छोटी लोकलाइज रिवोल्ट्स हो रही थी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो उन रिवोल्ट्स के बारे में हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। सो दैट इज ऑल एज फार एज दिस क्लास वॉज कंसर्न। Thank you from my side and wish you all the best for all your endeavors. Thank you. हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।